हमारी मुख्य अतिथि मैडम जुड़ गई हैं। नमस्कार मैडम, आज के इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करते हैं। A very warm good morning to one and all. Myself, Dr. Mamta Singh. I am Assistant Professor and Deputy Director in Sai College, Sector 6 July. On the behalf of Sai College Management and Sai College family, I would like to take privilege to invite all of you and welcome all of you on this virtual platform. थैंक यू मैडम, सर एंड ऑल गेस्ट। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम जो वेबिनार हमने ऑनलाइन मोड पे रखा है, इसकी मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम, वाइस चांसलर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का मैं साई परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर सर, टीम स्टूडेंट वेलफेयर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी साई परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। कार्यक्रम को अपने ज्ञान और अनुभव से निर्देशित करने हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पीयूषकांत पांडे सर, ग्रुप डायरेक्टर एलसीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तथा डॉक्टर अनीता सावंत मैडम, रीजनल ऑफिसर एनवायरमेंटल बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का साई परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साई कॉलेज परिवार आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी सदस्यों की ओर से आप सबका रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स और कनेक्टेड सभी लोग को आज इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जिस प्रकार प्रत्येक अच्छे कार्य से पहले ईश्वर की आराधना की जाती है, क्योंकि आज हम ऑनलाइन मोड में हैं, तो इस ऑनलाइन मोड में भी हम अपने ईश्वर को याद करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर सोनल खंडेलवाल को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो एक गीत की 2 लाइनों के माध्यम से ईश्वरीय शक्ति की ओर हमें निर्देशित करें। मैडम सोनल खंडेलवाल फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। थैंक यू मैम। हरी हरी वंदरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, रुख पे बादलों की पालकी उठा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। Respected Vice Chancellor Madam, respected Prashant Srivastava sir, respected Anita Sawant ma'am, respected Piyush Kant sir, respected Deputy Director Mamta Singh ma'am, respected Principal sir, all the professor and assistant professors of other colleges who have joined, dear colleagues and my dear students. I, Sonal Khandelwal, on behalf of Biotechnology Department, Sai College, express my deep gratitude to all of you for making this Earth Day Fest a successful event. Earth Day was celebrated every year on 22nd April in more than 192 countries, including India. This year, we are celebrating 51st Earth Day, and the theme of this year is to restore our Earth. The theme focuses on the natural processes and emerging green technology that can restore the world's ecosystem. We all are celebrating Earth Day from the last 2 days, in which many events was organized for the students at the inter-college level. We have organized today's webinar on the topic Restore Our Earth with such eminent speakers and guests who tell us how we can restore our Mother Earth again.
जिस प्रकार एक चित्रकार ये कोशिश करता है कि वो अपने चित्र की खूबसूरती को बनाए रखे और उस खूबसूरती को वो पूरी कोशिश करके संभालता है, उसी प्रकार हम भी परमपिता परमात्मा द्वारा बनाए गए सुंदरता रूपी चित्र को संभाल कर उसकी खूबसूरती को बनाए रखें और इसमें अपना पूर्ण योगदान दें। इसी कामना के साथ मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, अभिवादन करती हूँ। थैंक यू सोनल मैडम, आपने गीत के माध्यम से हम सबको बताया और ये हमें पता ही है कि इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाने वाले परमपिता ईश्वर ने हमें जो देन दी है, जो हमें धरोहर दिया है, उसे हमें संजो के रखना है। जिस प्रकार हम अपनी संपत्ति को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संजो के रखते हैं, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रकृति है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए संजो के रखना है। और इस पेंडेमिक के दौर ने तो इसका लाइव एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सबके सामने रख दिया है कि आज जीवन और संपत्ति में कितना अंतर है और कौन इम्पोर्टेंट है, ये हमें दिखा ही दिया है। तो आज हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम अर्थ डे के उपलक्ष्य में सभी को इस अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को ये सुझाव दें और बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बताना चाहूंगी कि हमारा जो अर्थ डे फेस्ट हमने नाम दिया था, फर्स्ट इसलिए नाम दिया था क्योंकि ये 3 दिन का कार्यक्रम था जो 20, 21 और 22 आज के दिन के लिए है। 20 और 21 को हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा था जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे थीम्स थे, जिसमें बच्चों ने बहुत हिस्सा लिया। अलग अलग कॉलेजेस से बच्चे आए, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज बोरी, शंकराचार्य कॉलेज, बालोद कॉलेज और साई कॉलेज के बहुत से बच्चों ने इस प्रेजेंटेशन में हिस्सा लिया। तो मैं कुछ क्लिपिंग के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। और इसी के साथ ही और 3 इवेंट भी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें सेल्फी विथ नेचर, प्लांटेशन ड्राइव और स्लोगन राइटिंग था। तो ये सारी चीजों के लिए हमने रेस्ट्रिक्शंस भी दिया था कि कोई बच्चा घर से बाहर ना जाए, पहले से खींची अगर कोई सेल्फी है तो उसको लाए, या फिर अपने घर के सराउंडिंग के आसपास ही कोई पौधा लगा के उसका वीडियो बना के भेजे, क्योंकि पौधा लगाना ही एक ऐसा प्रैक्टिकल चीज है जो हमारी अर्थ को बचा सकता है। बाकी तो हम अवेयरनेस के तौर पे बाकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे। तो ये कुछ झलक है हमारे इस प्रोग्राम की जो हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं, और आज भी लिंक ओपन है, कुछ बच्चों की एंट्रीज आज भी आएंगी। तो क्लिपिंग में दिखाना चाहूंगी अपने गेस्ट को और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी सदस्यों को। सेल्फी विथ नेचर के अंतर्गत कुछ बच्चों ने भेजा। ड्यू टू पैंडेमिक थोड़ी एंट्रीज कम आई, बट फिर भी काफी अलग अलग कॉलेजेस से एंट्रीज आई हैं और बच्चों ने एंजॉय किया है और इस चीजों को समझा है कि कैसे हमको अवेयर होना है। तो आप देख सकते हैं घर के आसपास ही उन्होंने प्लांटेशन किया है। थैंक यू सुशील, आप क्लिपिंग दिखाने के लिए आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर डी.बी. तिवारी सर, प्रिंसिपल साई कॉलेज को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डालें और हमारे अतिथियों के स्वागत में कुछ वचन बोलें। प्लीज वेलकम सर। बायोटेक्नोलॉजी विभाग एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में वसुंधरा दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित वेबिनार के सम्माननीय अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर रमणा पलटा, कुलपति हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग, इस वेबिनार के सम्मानी वक्तागण आदरणीय डॉक्टर अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, DSW हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, आदरणीय डॉक्टर पीयूष कांत पांडे, ग्रुप डायरेक्टर LCIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इस वेबिनार में जुड़े सभी सम्माननीय प्राध्यापकगण, स्नेहिल छात्र एवं छात्राओं, आज के इस वेबिनार में जुड़े सम्माननीय अतिथियों के बारे में कुछ कहना सूर्य को रोशनी दिखाने के समान है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर पलटा मैडम, किसी भी विषय पर सब कुछ कहने में समर्थ हैं और यही उनके व्यक्तित्व की विशालता है।
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का उत्तरोत्तर सकारात्मक विकास आपके कुशल मार्गदर्शन की उपलब्धि है। सहजता और निर्भीकता के साथ त्वरित निर्णय क्षमता आपके कुशल हस्ताक्षर हैं। आज सबसे अहम जिम्मेदारी है पर्यावरण संरक्षण की, जिसकी बखूबी जिम्मेदारी मैडम डॉक्टर अनीता सावंत निभा रही हैं। सजग रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए अनेक लेखों, आलेखों एवं पर्यावरण संरक्षण पर पुस्तकों का लेखन कर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुई हैं। आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव सर छात्र हितों के साथ साथ महाविद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। विद्या ददाति विनियम की सार्थकता आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। मृदुलता एवं अच्छे वक्ता के रूप में आपकी लोकप्रियता सर्वविदित है। आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव सर किसी भी विषय पर कभी भी बोलने के लिए सदैव समर्थ हैं। ये उनके अनुभव एवं विद्वता का परिचय है। आदरणीय डॉक्टर पीयूष कांत पांडे सर एक कुशल प्राचार्य रहे हैं, वर्तमान में ग्रुप डायरेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित हैं। शिक्षा की अहमियत आप अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि आपने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया है। पर्यावरण संरक्षण पर आपके द्वारा किया गया कार्य काफी लोकप्रिय रहा और लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। अथर्ववेद की ऋचाएं हमें बताती हैं कि पृथ्वी और मानव जाति का संबंध कितना अप्रतिम रहा है, और न केवल मानव जाति बल्कि जीव मात्र का संबंध पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ऋचाओं में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यही कारण है कि पृथ्वी से हमारा संबंध अतीत काल से रहा है और आज भी उतना ही महत्व है, जिसे हमें समझना होगा। कहा जाता है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में एक वृत्तांत आता है राजा पृथु का। उन्होंने प्रजाहित में माता धरती से सब कुछ मांगा था और माता ने बहुत सहजता के साथ, बहुत प्रेम के साथ अन्न, जल, वायु सब कुछ दिया था। और यह सही है कि आज मानव का जो जीवन खतरे में है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने माता की कीमत नहीं समझी, माता का महत्व नहीं समझा। और आज प्रकृति जो है जिस रूप में हमें लाकर खड़ा की है, यह हमें सब सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुई है, कि विकास की अंधी दौड़ में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हमारी जो वास्तविकता है या हमारी जो प्रकृति है उससे हम खेलने लग गए हैं। उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाए रखने के लिए हमें ध्यान देना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वसुंधरा दिवस पर हमारे सभी बद्ध जन जुड़े हैं और इस वेबिनार के माध्यम से एक संदेश नई पीढ़ी को जाए कि संरक्षण कितना आवश्यक है आज पर्यावरण का। क्योंकि आज जो स्थितियां बनी हैं, आज पूरा विश्व जिससे जूझ रहा है, उस सबके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति हमारी अतिशयता दिखाई देती है। इसलिए हमें सजग होना होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। आध्यात्मिक रूप से जो कुछ मैं समझ सका कहने की कोशिश किया। हमारे वक्तागण सामाजिक तौर पर वैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से आज के इस दिवस की महत्ता को समझाएंगे। मैं उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल सर आपके सहज उद्बोधन के लिए। आज के इस वेबिनार कार्यक्रम जो अर्थ डे के उपलक्ष्य में रखा गया है, उसकी मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुणा पल्टा, वाइस चांसलर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी, बहुत ही आदर के साथ साई परिवार की ओर से आमंत्रित करना
करूंगी कि मैडम आए और अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें अनुग्रहित करें। प्लीज। Namaskar. It's a matter of great pleasure that Department of Biotechnology and IQAC Cell of Sai College Bhilai under Eco Club activity is organizing Earth Day Fest with a logical theme of Restore Our Earth. This is the theme which has been declared for this year 2021. I recognize the presence of learned speakers and very impressive speakers, Dr. Anita Sawant, Dr. Prashant Srivastava, Dr. Piyush Kant Pandey, Dynamic Principal Dr. D.B. Tiwari, and IQAC Coordinator Dr. Mamta Singh, the organizing committee team, dear students and learned professors. We all know that Earth Day is an annual event which is celebrated around the world on 22nd of April to demonstrate support for environmental protection. COVID-19 pandemic is in fact a red flag pointing to an imbalance in our natural system. It is a sign of planet in disharmony. So there is only one way forward, restoring what is lost to bring back a sense of equilibrium. This only is the reason for the theme of this year, that is to restore our earth. I think environmental literacy is the need of the hour, and Sai College has done a good job by adding young students to inculcate their feeling of responsibility for the environmental issues. I was happy to learn that Sai College has organized this day as a fest, having 2 days activities for students. They told me that students had PowerPoint presentations on the theme with very interesting topics like renewable and non-renewable resources, restoration of ecosystem, Mother Earth, climate change and its effect. They had also kept slogan competition and a very interesting event, that is Best Selfie with Nature and Tree Plantation Drive, which is the need of the hour. We all know that the earth doesn't need our help, but on the contrary, we need earth to survive. So it's high time we have to educate, innovate, and be aware of the environmental issues, because in future, only these issues will be key to survival. We are not only required to make the planet green by planting trees, but we should try our level best to end plastic pollution too. India alone generates 56 lakhs tons of plastic every year, and the pathetic part is that much of this is not recycled and ends in landfills across the country. We as human beings make a great mistake by thinking that Earth is our planet, is our place to live in. We should think that India alone is home to over 90,000 species of animals and 45,000 species of plants. Of these, 10,000 primates, mammals, reptiles, amphibians, fish, spiders, coral, trees, and plants are placed in the list of endangered category, which needs protection before they disappear. So it's not only the human beings which are living in this planet. We have to think about the animals, the plants, and the entire ecosystem which is surviving in this planet. So in nutshell, it is important to understand that today we are celebrating one calendar day, 22nd April, as Earth Day, but we should try to understand that every day is an Earth Day, and we should try to restore it every day, every hour, and every moment. So once again, congratulating the college for their good effort
by organizing such an event for the professors as well as for the students. And आप लोगों ने इस दिवस को वसुंधरा दिवस का जो नाम दिया है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्प्रेसिव नेम है। और ऐसे ही चलते चलते मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि my granddaughter has also been named as Vasundhara. She is 4 years old and I was so much impressed by this name that I myself gave her this name Vasundhara. So when I got your invitation, I was so happy. मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वसुंधरा दिवस आप लोग आज मनाने जा रहे हैं और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे आपका प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म दिया शेयर करने के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर जैसा कि मैंने पहले भी अपने वार्तालाप में आपसे कहा कि इसे एक दिवस के रूप में ना मनाए, इसे साल भर मनाए, क्योंकि हमारी पृथ्वी को हमारी आवश्यकता, मतलब हमें अपनी पृथ्वी की आवश्यकता है, पृथ्वी को तो शायद हमारी आवश्यकता नहीं है। इस दिवस को साल भर मनाएं, अपने प्लैनेट को सुरक्षित रखें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। आज बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बताया कि आपको वसुंधरा जो आपके घर में बच्ची है और हमने नाम को रिलेट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके इस कुशल मार्गदर्शन में ही हम सब ये काम कर रहे हैं। आपकी लीडरशिप में न केवल साई कॉलेज, हम तो बहुत पीछे है, बहुत सारे और कॉलेजेस आपके मार्गदर्शन में और लीडरशिप में जो ये काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ आपका और आपकी टीम का जो सहयोग है वो हमें हमेशा मिलता रहता है। इसी की बदौलत हम आज जो भी कर पा रहे हैं। तो इतने कम संसाधन में जो आपने विश्वविद्यालय को इतनी उपलब्धियों की ओर अग्रसर किया है मैम, तो आपके लिए जो आपके व्यक्तित्व को चरितार्थ करे, इसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। नहीं मोहताज गहनों का जिसे खूबी खुदा ने दी। ये आप पे एकदम फिट होता है कि जिस इतने कम संसाधन में जो आपने आज विश्वविद्यालय को इतनी उपलब्धियां दी है, जो हर कोई बोलता रहता है कि ये कमी है वो कमी है, तो ये 2 लाइन कि नहीं मोहताज गहनों का जिसे खूबी खुदा ने दी। तो आपको खूबी खुदा ने दी है, ईश्वर ने दी है, इसीलिए आज आपके साथ हम भी ये कार्य कर पा रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने अपने सहज शब्दों में यह बताया कि न केवल हमें पृथ्वी में मानव जाति की रक्षा करनी है, अपितु एनिमल किंगडम पे भी ध्यान देना है कि आज बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, हमें उन्हें भी बचाना है और प्लास्टिक के यूज को कम करें और इस पृथ्वी को पृथ्वी के लिए नहीं अपने लिए बचाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, पूरे साई कॉलेज परिवार की ओर से कि आप इतने बिजी होने के बावजूद हमसे जुड़े और अपने उद्बोधन में इतने अच्छे शब्द कहा। आपका बहुत बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन और धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विश्वविद्यालय के DSW डीन स्टूडेंट वेलफेयर के जो हेड है आदरणीय डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर, मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें अनुभूत करें। प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ममता मैडम, ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम, प्रिंसिपल डॉक्टर तिवारी सर, हरमित सरदेव सर, डायरेक्टर ऑफ द साई कॉलेज। हालांकि इस समय वो उपस्थित नहीं, उन्होंने बताया कि उनके पारिवारिक कोई मेंबर जो है वो कोरोना से संक्रमित है, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मैडम सोनल खंडेलवाल, हमारे जो दूसरे महाविद्यालयों के प्राचार्य मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रहमान साहब, गुरुपंच सर, और हमारे जो लर्नेड स्पीकर जो आज आपने आमंत्रित किए हैं, डॉक्टर अनीता सावंत, वो मेरी बैचमेट है और बहुत ही अच्छी वक्ता है। आप लोगों ने जो है वो मुझे गलत चुन लिया, अनीता बहुत अच्छा बोलती हैं और उतने ही अच्छा डॉक्टर पीयूष कांत पांडे, वो मेरे सीनियर है। तो पलटा मैडम ने अभी इतने अच्छा भाषण दिया, फिर उसके बाद अब अनीता के नंबर आएगा, पीयूष कांत पांडे सर का आएगा। उसमें आपने मुझे ऑड मैन आउट टाइप का रख लिया, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अनीता लोगों का कोई मुकाबला नहीं। जब वो कल्याण कॉलेज में पढ़ा करती थी तब से जो कंटिन्यूअस इनाम जीतते आ रहे हैं वो आज तक चल रहा है। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में
शिरकत की, और पीयूषकांत पांडे सर को भी, क्योंकि सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं और अपने अच्छे वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। जैसा अभी आदरणीय अरुणा पल्टा मैडम ने कहा कि एक दिन हम जो है वो पृथ्वी दिवस ना मनाएं, बल्कि हम लोग रोज मनाएं। इसमें उनका एक संदेश था कि हम हमेशा पृथ्वी की जो है वो सुरक्षा की, उसके संरक्षण की बातें करें। और अभी जब शुरुआत में मैं देख रहा था कि ममता मैडम और तिवारी सर ने जब अपना प्रतिवेदन पढ़ा, उसमें बताया कि 3 दिन तक आपकी ये एक्टिविटीज चली और आपने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाए बच्चों के। वास्तव में इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के मन में, उनके जो एटीट्यूड में हमको एनवायरनमेंट के प्रति एक संरक्षण का भाव लाना है। हमारी पुरानी पीढ़ी का भी आप देखेंगे तो उनमें, हालांकि वो बीएससी, एमएससी या दूसरी बड़ी डिग्रियां उनके पास नहीं थी, बट दे नो हाउ टू कंजर्व एनवायरनमेंट। आप देखिए पुराने समय में जब कोई भी आप वैवाहिक समारोह देख लीजिए, तो जैसे छत्तीसगढ़ी में उसको चुरमाटी बोलते हैं या हिंदी में उसको मांगर माटी बोलते हैं। तो सबसे पहले महिलाएं जो है वो जाती हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आती हैं, उसकी पूजा करती हैं, और उसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम जो है वो शुरुआत होती है। तो तब से देखिए वो सॉइल कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। आजकल हम लोग मॉडर्न उसमें उसको नहीं मानते, और हम लोग सीधे लव मैरिज कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और उन सब चीजों से हम उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन वो देखिए वो प्रकृति संरक्षण का बहुत बड़ा परिचायक है। वट सावित्री व्रत, आप देखिए महिलाएं वट के वृक्ष की पूजा करती हैं। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आदमी पूजा करेगा वो कम से कम उस वृक्ष को तो हानि नहीं पहुंचाएगा। वो उसके चारों तरफ जो है वो धागे से, आपने देखा होगा वट सावित्री का व्रत होता है, हमारी सभी बहनें और जो जितनी भी कलीग्स हैं वो करती हैं। तो इसी तरह आंवला नवमी का एक व्रत होता है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में, कि आंवले के पेड़ के पास जाकर के वहीं बैठ के महिलाएं खाती हैं। तो इन सब के पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसके नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, उसको आप कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का जो संदेश है वो हमारे इंडिया में या हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से चला है। आप देखिए पूजा में आम के पत्ते लाओ, पंडित जी का पहला प्रश्न रहता है कि भाई आम के पत्ते लाओ। तो आम के पत्ते कब आएंगे? जब आम का झाड़ होगा तब ना आम के पत्ते आएंगे। या अभी आप देखिए, आपने जो कोरोना संक्रमण पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोग अपना उसमें अलग अलग वीडियोस बनाते हैं कि भाई गिलोय का काढ़ा पीजिए, कोई बोलता है कि तुलसी के पौधे के पत्ते को पीस के काढ़ा पीजिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी हुई है। आज जब हमारी जान पे बनाई है तो हमको गिलोय भी याद आ रहा है, हमको तुलसी का पत्ता भी याद आ रहा है, हमको सब चीज याद आ रही है, नीम का पत्ता भी याद आ रहा है, लेकिन हमने कभी उसको कंजर्व करने की कोशिश नहीं की। तो आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई, आप जब सीना भारत की सीमा पे बंदूक लेके जाएंगे तभी आप देशभक्ति करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे स्तर पे, जैसे बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए और मेरे जो आपके साइंस कॉलेज की फ्रेटर्निटी जुड़ी है, दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाकी काम देखिए नेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके लिए तो यूएनओ है, हमारी भारत सरकार है, उनको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। जैसे अनिता सावंत मैडम है, वो रीजनल ऑफिसर है सीजी एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड की। तो जो ऑफिशियल उन लोगों को करना है, जो दायित्व है, उसको तो वो लोग कर ही रहे हैं। हम एज ए मैन या एज ए जनरल कॉमन नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कहीं पर कोई नल लीक कर रहा है, अपन ने उसकी नल की टोटी को बंद कर दिया, तो यदि आपको लगे कि अरे क्या हो गया, नल चल रहा था मैंने बंद कर दिया, लेकिन आपका वो नल बंद करना हजारों गैलन पानी को बचा देता है और ये पर्यावरण संरक्षण में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा, जो आपको पता नहीं। भले आपने जाने अनजाने में नल बंद कर दिया, लेकिन आपने हजारों गैलन पानी जो वेस्ट बहता उसको आपने बचा दिया। यदि जैसे हमारे छात्र जो है अपनी क्लासेस मान लीजिए हो गई, आप निकलते समय उस क्लासरूम के पंखे और लाइट ऑफ कर दीजिए, तो आपको लगेगा अरे छोटी सी बात है। यदि आप मजाक में भी ऑफ कर देते हैं क्लास की कक्षा होने के बाद, तो आप बहुत सारी ऊर्जा की बचत कर देते हैं। तो ये जो चीज है इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए हमको कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के निर्देशों की आवश्यकता नहीं, और ये तो बहुत कठिन कार्य भी नहीं। निकलते निकलते हमने स्विच ऑफ कर दिया, कोई नल वेस्ट बह रहा था उसको हमने बंद कर दिया। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सप्ताह में एक दिन जो है वो हम लोग सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। अभी क्या होता है, मान लीजिए हम लोग 4 प्रोफेसर एक ही कॉलोनी में, तो चारों अलग अलग कार लेके आते हैं, अलग अलग स्कूटर लेके आते हैं। यदि हमें आपस में सामंजस्य हो और हम चारों यदि ऐसा डिसाइड कर ले कि भाई एक ही कार में चलेंगे, ये कोरोना पीरियड का अभी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो अभी की बात है, अदरवाइज तो सब लोग एक साथ बैठते ही थे। जब ये पीरियड निकल जाएगा तब भी हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यदि आप कॉमन बस में चलते हैं तो एक बस में जब 50 लोग बैठ रहे हैं, उसमें जो ईंधन खपत होता है और 50 कारें जो
यदि चलाएंगे या 50 स्कूटर चलाएंगे, उसमें जो खपत होगी उसमें काफी अंतर होगा। यदि हम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यदि ये लोग मान लीजिए सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, आपने देखा होगा जैसे बीआईटी में उन्होंने पूरा रामन सर भी जुड़े हुए हैं, सेंट थॉमस कॉलेज में भी पूरा सोलर पैनल्स लगाए हुआ है। तो जो इनका 1 लाख रुपए बिजली का बिल आता था वो 20,000 25,000 में इतना नीचे आ गया। तो ये हमारे हाथ में है जो कि हम उसको कर सकते। इसी तरीके से आप देखिए कि जो पुरानी बल्ब जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे उनके बदले आजकल एलईडी बल्ब आ गए। यदि हम मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप इकट्ठा लाखों रुपए खर्चा करके चेंज करें, आप ऐसा एक प्लान बना लीजिए कि हम लोग जो है वो 5-5 कमरों के बल्ब चेंज करेंगे या सोलर पैनल लगाएंगे, शुरू में 2 लगा लिए, फिर 2 लगा लिए, फिर 2 लगा लिया, क्योंकि सभी कॉलेजों के अपना एक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी होता है। यहाँ भाषण देना आसान है, परंतु वित्तीय स्थिति जैसे अभी कोरोना पीरियड में देखिए एडमिशन कम है, फीस कम आती है, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी रहता है, हमको उस पक्ष को भी ध्यान में रखना है। तो लेकिन हमको बीच का रास्ता निकाल करके आप जो है वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हैं वो कर सकते हैं। जो अर्थ डे की बात डॉक्टर पलटा मैडम कर रही थी, शुरुआत में जो अर्थ डे है आज इसको 50 साल हो गए। मैं आपको बताऊं, यदि हिस्ट्री में आप जाएंगे तो एक अमेरिकन सीनेटर थे, रिपब्लिकन सांसद थे, वो नेल्सन नाम था उनका, और उन्होंने ये सबसे पहले इसका आगाज किया कि भाई हमारी पृथ्वी को बहुत सारे नुकसान हम पहुंचा रहे हैं, तो क्यों ना इसके संरक्षण के लिए कोई उपाय करें। और वो जो नेल्सन थे वो विस्कॉन्सिन, अमेरिका में एक राज्य है विस्कॉन्सिन, तो उस विस्कॉन्सिन के वो सांसद थे, वहां पर सीनेटर बोलते हैं अमेरिका में, अपन लोग सांसद बोलते हैं। तो वो जो सांसद थे उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उनकी ये जो बात है, न्यूयॉर्क में उन्होंने सबसे पहले इकट्ठा किया और उनकी ये जो बात है लोगों को इतनी पसंद आई कि सिर्फ उनके आह्वान पे 2 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए। वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी गैदरिंग कहलाती है जो कि किसी विशेष कार्य के लिए लोग एकत्रित हुए। तो वहीं पर लोगों ने तय हुआ कि हर साल जो है वो 20 अप्रैल को, ये बात है 20 अप्रैल 1970 की, और उसके बाद से ये तय हुआ कि हम जो है वो 1970 से लेकर आज तक 50 साल हो गए, हम 2021 में पहुंच गए और लगातार जो है वो उसको विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए। यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे तो लोग एक आर्बर दिवस मनाते हैं, आर्बर डे। उसमें क्या होता है कि केवल वो उस दिन जो है पूरे यूरोप में पौधे लगाते हैं, जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में हरेली होता है कि हरेली में वृक्षारोपण करते हैं, वहां वो आर्बर डे मनाते हैं और पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज है सब जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित होता है। तो सब जगह ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो होती रहती है और अपने यहाँ भी। तो साई कॉलेज का ये जो प्रयास है कि उन्होंने कंपटीशन करवाया, कंपटीशन करवाने के बाद जो है वो उसके पुरस्कारों की घोषणा होगी, और ये जो इतने अच्छे वक्ता मेरे को छोड़ के बाकी जो तीनों अच्छे वक्ता उन्होंने लिए हैं, उन तीनों को जो उन्होंने आमंत्रित किया, आदरणीय पलटा मैडम तो अपने वक्तव्य के लिए जानी जाती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और ज्ञान का वो अपार सागर है। डॉक्टर अनिता सावंत का भी सेम वही हाल है कि अनिता कम उम्र से, मतलब जब हम लोग एमएससी में पढ़ा करते थे तब से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। और जैसा एक विज्ञापन आता है कि त्वचा से उम्र का फर्क नहीं पड़ता, उसी टाइप का उनका उम्र का कोई असर उनके ज्ञान में दिखता ही है और उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। और डॉक्टर पीयूषकांत पांडे की जहां तक यदि अपन बात करें तो सर जितने देखने में जितने सौम्य और सुंदर है उतना ही अच्छा उनका ज्ञान है और उसके लिए वो जाने जाते हैं। मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। और साई कॉलेज पे एक और अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। उसमें दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग हमने टॉपिक रखा था और भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, और उसमें साइंस कॉलेज के एक फैकल्टी मेंबर हिंदी की जो प्राध्यापक हैं डॉक्टर वर्षा वर्मा, उनको तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालय स्तर पर। और साइंस महाविद्यालय की एक छात्रा जो बीबीए की छात्रा है आयुषी सिंह, उसको पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं साइंस कॉलेज के डायरेक्टर को, प्राचार्य तिवारी जी को, मैडम ममता सिंह को और सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस तरीके से जो रचनात्मक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं और विश्वविद्यालय के हर कार्य में सहयोग देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो विजेता हैं इनको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कल से ऑनलाइन परीक्षाओं का शासन का आदेश हुआ है, तो 12 बजे विश्वविद्यालय में हमारे अधिकारियों की बैठक है, तो मुझे इसमें शामिल होना है। इसलिए मैं जो है वो अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जितने जो दोनों स्पीकर्स हैं डॉक्टर अनिता सावंत और डॉक्टर पीयूषकांत पांडे, उनको मेरा साधुवाद, नमस्कार। Thank you very much, sir.
for sparing your valuable time with us. आपके बिना कोई कार्य संभव ही नहीं है सर। मैं आपकी तुलना वो महाभारत युद्ध में अर्जुन से करना चाहूंगी। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सारथी के श्री कृष्ण के रूप में सारथी का निर्देश और आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध जीता, वैसे आप मैडम के साथ उनके लीडरशिप में जो आप कार्य कर रहे हैं, और यही कार्य विश्वविद्यालय को लगातार उपलब्धियों की ओर अग्रसर कर रहा है। तो आपके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, आज ऐसा प्रतीत होता है और ये सही भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सहज शब्दों में यह बताया कि जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उनसे हटकर जो प्रैक्टिकल चीजें हमारी लाइफ में जुड़ी हुई हैं, अगर हम उसकी ओर ध्यान दें तो सबसे पहले हम नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीजें आपने बताई कि नल बंद करना, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करना, बंद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इन चीजों का ही फॉलो करना दैनिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होगा। रादर देन हम अवेयरनेस तो ठीक है हम फैला रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल चीजें बहुत कंसीडर करती हैं। तो साईं परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। थैंक यू। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस विषय विशेषज्ञ मैडम डॉक्टर अनीता सावंत के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। और उनका जो बायोडाटा है, उनका जो प्रोफाइल है, उन्हें शब्दों में बोलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो इतना मैडम की हर चीज में उपलब्धि है, और मैडम बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। तो मैं first of all, I would like to invite our first speaker, Dr. Anita Sawant, Madam. Words fall short as I start reading her achievement. She has distinguished career in research and in social awareness program. She has done her MSc in chemistry, followed by PhD. She has presented the university and state in many national competition organized by Indian Council of World Affairs, around in more than 10 universities. She is currently working as a regional officer in Chhattisgarh Environmental Protection Board. She has many research papers in various journals of national and international repute. She has participated in various programs in All India Radio and Doordarshan. So, it is indeed an honor to have among us such an eminent personality. So, let's welcome Dr. Anita Sawant, Madam, for her lecture. Please, मैम, आप आए और अपने आपका जो नॉलेज है, क्योंकि जितना मैंने बोला इससे कहीं ज़्यादा आपने बुक लिखी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारे स्कॉलर आपके अंडर में गाइडेंस ले रहे हैं, और कई बार आपको फर्स्ट प्राइज बुक राइटिंग के लिए भी मिला है, और आपने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है। तो आपको शब्दों में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको पूरे आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप अपने अनुभव और अपने ज्ञान से हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए स्टूडेंट्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अनुग्रहित करें। प्लीज मैम। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैडम। मैं सबसे पहले तो साईं कॉलेज का और ममता मैडम का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया और उसमें मुझे बुलाया, जिसमें मैं अपनी कुछ बातें कह सकूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैडम डॉक्टर अरुणा पल्टा जी को मुझे सुनने का अवसर मिला, जो वीसी हैं, और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही आत्मीय ढंग से अपनी बात कही, और निश्चित रूप से उन्होंने जो बातें कही हमको जीवन में कहीं ना कहीं उनको उतारना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। जहां तक डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर का सवाल है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने फलों से लदा हुआ पेड़ देखा होगा, और आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। डॉक्टर श्रीवास्तव के जो ओपिनियन थे, मुझे लगता है बिल्कुल वैसे ही थे, क्योंकि वो स्वयं बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है वो, और उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग किया। तो ये मैं धन्य हो गई कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में भी कही। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर पीयूष कांत पांडे सर हैं, जो हमारे सीनियर भी रहे हैं, और बहुत ही वो भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और पर्यावरण के क्षेत्र में उनका बहुत विस्तृत अनुभव रहा है। तो ये जो 3 दिन का आप लोग ने आयोजन किया मैडम, इसके लिए मैं आपको, तिवारी सर को, आपके कॉलेज को बधाई दूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ जो आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम सब अपने अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं,
उसमें भी आपने ये सोचा कि कम से कम हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के विचारों को सुने, और आने वाले समय में हम इनका इम्प्लीमेंटेशन करके निश्चित रूप से अपनी पृथ्वी को, अपनी वसुंधरा को और भी सुंदर बना सकेंगे। एक मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगी। जैसा हम सब बहुत प्राचीन काल से जब बच्चे थे तब से हम ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि आदिकाल में पृथ्वी जो थी, बहुत पुरातन समय में पृथ्वी जो थी वो एक आग का गोला हुआ करती थी, आग से तपती थी, वहां पे कोई जीवन नहीं था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो कम होता चला गया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जैविक गतिविधियां उत्पन्न होने लगी। ये चीज मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि आज की जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं, चाहे वो हमारी मानवीय गतिविधियां हों, चाहे हमारी औद्योगिक गतिविधियां हों, हम कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या हम अपनी धरती को उसी ओर ले जा रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है और जो ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, उसमें हम धीरे धीरे टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है पृथ्वी का, तो आखिर हम अपने जीवन को, अपनी पृथ्वी को किस ओर ले जा रहे हैं, ये हम सब के लिए सोचना बहुत जरूरी है। जब हम वसुंधरा की बात करते हैं, अर्थ डे मनाने की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अर्थ डे के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी के जो प्रमुख अवयव हैं, हम जरा उन पर भी एक नजर डालें। आप सब जानते हैं कि सबसे जो अहम चीज है, धरती के 75% भूभाग पर जल है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस भूभाग का जो जल है, 75% जो भूमि है जिस पर जल है, उसमें से कितना प्रतिशत हम उपयोग कर सकते हैं? बहुत कम। अगर आप एक बड़े टब में पानी की कल्पना करें तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी बाल्टी भी ऐसी नहीं होगी पानी की जो हमारे उपयोग के योग्य है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जितना भी पीने योग्य पानी है या और हमारी जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं, जैसे खेती करना है, सिंचाई करना है और विभिन्न औद्योगिक उपयोग हैं, इन सारी चीजों में पानी की जरूरत है। उनको देखते हुए जो सरफेस वाटर या अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास उपलब्ध है, हम अपनी गतिविधियों से उन्हें भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये समय है सबसे हम सबको सचेत करने के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है कि हम ये सोचें कि हम पृथ्वी के इस इतने बड़े हिस्से को, इतने बड़े अवयव के साथ हम आखिर इस तरह की गतिविधि कैसे कर सकते हैं। हम कैसे वो जल जो हमें जीवन देता है, वो जल जो हमारा कल है, उसे हम किस तरह से प्रदूषित करके उसे खत्म होने के लिए या हमारे पीने के अयोग्य होने के, हमारे उपयोग के अयोग्य होने के लिए उसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा अवयव जो प्रमुख मैं सोचती हूँ वो ये है कि जो हमारे वन है, वन संपदा जो है, वन जो है हमारे, वो हमारी इस वसुंधरा के सबसे दूसरे महत्वपूर्ण अवयव मैं उसको मानूंगी। और वनों का आप सब जानते हैं, हमेशा कहा जाता है कि 33% जो धरती का भूभाग है उस पर वन होना चाहिए। लेकिन ये आपको सुन करके शायद आश्चर्य होगा या शायद आप इस तथ्य से परिचित भी होंगे कि बमुश्किल 8 से 10% भूभाग जो है उस पर ही वन बचे हुए हैं। और हमारी जो विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां हैं, विभिन्न मानवीय गतिविधियां, शहरों का विस्तार है, रहने के लिए जगह चाहिए, खेती करने के लिए जगह चाहिए, उद्योग लगाने के लिए जगह चाहिए, इन सब वजहों से धीरे धीरे वनों का नाश होता जा रहा है। और इस वजह से धीरे धीरे वन जो है वो पृथ्वी पर कम होते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था, प्रमुख कारण भी शायद ये अवनीकरण का, डिफॉरेस्टेशन का होना है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो वन संपदा है या हमारे जो वन है, ये हमारे पूरी पृथ्वी की आबादी के 1/3 हिस्से का इस भरण पोषण, इससे होता है उनकी आजीविका जो है वो इनके ऊपर निर्भर होती है, वन संपदा के ऊपर। तो अगर वन जो प्रतिदिन कई हजारों हेक्टेयर वन जो प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, यदि ये इनकी मात्रा, संख्या, अमाउंट, क्षेत्रफल जो भी कहें आप, वो अगर इसी तरह से कम होते रहेंगे तो आखिर ये इन लोगों की आजीविका का क्या होगा। इस धरती पर जो वो ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह की गैसेस को एब्जॉर्ब करके और प्राणदायी वायु छोड़ रहे हैं, तो अगर वो ये वनों की संख्या कम होती चली जाएगी तो उसका क्या होगा। दूसरी चीज ये कि आप सबको मालूम है कि ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की बात, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ने की बात ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप सब जानते हैं पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वायु की जो है, वायुमंडल की जो ह्यूमिडिटी है,
जो उसकी आर्द्रता है इसको मेंटेन करके रखने में भी इन पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत अहम भूमिका होती है इनकी। तो अगर ये ह्यूमिडिटी हमारी मेंटेन नहीं होगी और जो जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इस वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी में मरुस्थलीकरण जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अलार्मिंग टाइम है कि हमको सबको सोचना चाहिए आखिर कि हमारी इन एक्टिविटीज को हम किस तरह से कंट्रोल करें कि ये सब चीजें जो हैं वो बंद हो सके। हमारी जो मेरे ख्याल से इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है हमारी पृथ्वी का, वसुंधरा का, वो है जैव विविधता, जिसमें वानस्पतिक प्रजातियां तो आती ही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में हम सुनते हैं कि ये दुर्लभ होते जा रहे हैं, रेयर होते जा रहे हैं, और रेयर से भी रेयर होते चले जा रहे हैं, समाप्त होने की कगार पे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी इस पृथ्वी पे, इस प्रकृति ने, कुदरत ने हमें ऐसी प्रजातियां दी हैं जिनमें से हम तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा तो प्रजातियों के बारे में हमें आभास ही नहीं है, भान ही नहीं है, हम जानते ही नहीं। कितनी ही ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है। तो हम जाने अनजाने जिनको जानते हैं उनको तो समाप्ति कर रहे हैं, और जिनको नहीं जानते वो भी धीरे धीरे हमारी गतिविधियों की वजह से समाप्त होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा गिद्ध एक जीव है, एक पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और जो मृत जीव जंतुओं के ऊपर जिसका जीवन आधारित होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे उसमें पारसी समुदाय है, पारसी समुदायों का में जब मृत्यु होती है तो उनका सामान्य दाह संस्कार या वो नहीं होता, उनको एक जगह पर रख दिया जाता है जहां ये पक्षी जो है ये उनके शरीर को समाप्त करते हैं। और आज स्थिति ये है कि पारसी समुदाय इस बात की मांग कर रहा है कि गिद्धों का संरक्षण किया जाए ताकि उनके यहाँ जो जिनकी भी मृत्यु होती है उसका अंतिम संस्कार जो है वो विधि पूर्वक हो सके। तो ये स्थिति आज हमारे सामने है। और ये क्या होता है, देखिए कि हम जो विभिन्न तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं जो हमारे शरीर में रहती है, हमारे पास जो जीव जंतु हैं हम उन्हें भी किसी न किसी रूप में दवाएं देते हैं या उन केमिकल्स उनके शरीर में रहते हैं। जब ये मरते हैं और इधर उधर पड़े रहते हैं, जब ये पशु उनको जब ये गिद्ध या इस तरह के जानवर खाते हैं तो वो उन दवाओं के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि वृक्षों की कटाई की वजह से भी हमारे यहाँ जो पक्षी हैं उनका आश्रय जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पहले हमारे घर में बहुत बड़ी संख्या में गौरैया पक्षी आया करते थे, हमारे घरों में घोंसला बना देते थे, रोशनदान में, छतों में, जिनसे हम लोग कभी कभी पीड़ित भी होते थे कि कचरा फैलता है। लेकिन आज मैं ये देखती हूँ कि हमारे घर में कोई गौरैया चिड़िया आती नहीं। तो ऐसी क्या बात हो गई, उसका क्या कारण है? अगर आप शाम के समय में कभी देखें, अगर मौसम बहुत अच्छा हो, आप शाम के समय में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि पक्षियों का एक झुंड जो है वो उड़ता हुआ चला आ रहा है और एक पेड़ के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं 3-4 बार और अचानक वो पूरे के पूरे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो एक विशाल पेड़ जो है वो 400 पक्षियों को सहारा देता है, आश्रय देता है। अब अगर आप उस बड़े पेड़ को आपने काट दिया तो आप ये समझिए कि वो 400 पक्षी जो है वो आवासहीन हो गए। तो फिर क्या होगा उनका? ना हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, अब वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, ना हम उनके लिए दाना डालते हैं, ना हम उनके लिए पेड़ पौधे उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें वो रह सके या वो कर सके। हमने अपनी फसलों पर इतना बेइंतहा कीटनाशकों का उपयोग किया है कि वो उनको खा करके वो धीरे धीरे बेचारे मर जाते हैं, है ना। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो एक्टिविटीज है हम केवल अपने तक केंद्रित होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक संपदा है, जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे जीवन का ही हिस्सा है और इनके रहने या न रहने पर ही हमारा रहना या नहीं रहना निर्भर करता है। अगर ये पेड़ पौधे समाप्त होते चले जाएंगे, यदि ये इसी तरह से पशु पक्षी समाप्त होते चले जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। दूसरी चीज एक मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा अधिक से चूंकि पेड़ पौधे समाप्त होने हैं इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हमारे चारों तरफ हरियाली बनी रहे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस बात के लिए भी आगाह करना चाहूंगी कि जो प्राकृतिक वन है जिनका हम हनन कर रहे हैं, जिनको हम समाप्त कर रहे हैं, तो कितना भी आप वृक्षारोपण कर दे, कभी भी हमारा सघन वृक्षारोपण किसी भी प्राकृतिक वन का पर्याय कदापि नहीं बन सकता।
क्योंकि उसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। हर प्राकृतिक वन का अपना एक इकोसिस्टम होता है। यदि आपने उसको काट दिया और आप ये सोचे कि उसके दुगने भूभाग पे हम पेड़ लगा देंगे तो भी वो उस भूभाग पर स्थित जो इकोसिस्टम था उसको आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम, हमारी प्रकृति इससे प्रभावित होगी। ये चीज हम जरूर ध्यान में रखें। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम इन सब चीजों को ध्यान रखें। जो जैव विविधता समाप्त होती जा रही है, चाहे वो स्तनधारियों की बात हो, चाहे रेप्टाइल्स की बात हो, चाहे एम्फीबियंस की बात हो, चाहे पक्षियों की बात हो, इवन यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव जंतुओं की भी बात हो, तो उनका भी रोल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं है, छोटे से लेकर के बड़े तक। कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर आधारित होते हैं। और इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि केवल आदमी ही आदमी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आदमी तो तभी रहेगा जब ये प्रकृति रहेगी, ये कुदरत रहेगी। आप सब देख रहे हैं कि हम कितने कठिन दौर से आज की तारीख में गुजर रहे हैं। और इसमें सारी जो आपके पास चाहे कितनी भी फैसिलिटीज हो, चाहे हम आर्थिक रूप से कितने भी संपन्न हो, चाहे हमारे पास जो कुछ भी हो, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जीवन बचा लेना ही एक बहुत बड़ी एक चुनौती हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमको समझना चाहिए कि जब हमारे जीवन पर संकट आ रहा है तब हमको बुरा लग रहा है, लेकिन हमने जो दूसरी जो प्रजातियां रही हैं इस विश्व, इस धरती पर, उनको हमने जो नुकसान पहुंचाया आज तक, जो हमने उसका हनन किया, जिस तरह से हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, तो उस समय क्या स्थिति होगी, फिर आगे चलने वाले समय में हमको उसका क्या प्रतिदान मिलेगा। और मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि प्रकृति जो है वो, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम, जो हमारी ये मानसिकता थी, हमने 5 पेड़ लगा दिए, बड़ा बड़ा एहसान कर दिया प्रकृति के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रकृति अपना संरक्षण स्वयं करने में सक्षम है। अगर हमने प्रकृति पर अत्याचार किए तो इसी तरह से हमको तूफानों का सामना करना पड़ेगा, चक्रवातों का सामना करना पड़ेगा, सुनामी का सामना करना पड़ेगा, सूखे और बाढ़ का, हिमस्खलन का, इस तरह बादल फटने से होने वाली घटनाओं का, इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा यदि हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, प्रकृति का संरक्षण नहीं किया, या प्रकृति के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको नहीं निभाया। तो कहने का तात्पर्य, आपने इतना अच्छा आयोजन किया है वसुंधरा दिवस के अवसर पर। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि हम सोचें एक बार कि हम आखिर प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा क्या वो है। हमने सब कुछ लिया, केवल कुदरत से, प्रकृति से केवल हमने लिया, उसका दोहन किया, अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन क्या प्रकृति के संरक्षण के लिए हमने कुछ किया? हम अंडरग्राउंड, हम सरफेस वाटर प्रदूषित कर रहे हैं, हम अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम उद्योग लगा करके बेनतहा उत्सर्जन कर रहे हैं और वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो क्या इसमें, ऐसी स्थिति में हम दोषी नहीं है? हमको सोचना चाहिए कि हम आखिर अपने पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, क्या हमारा दायित्व। जैसे प्रशांत श्रीवास्तव सर ने अभी बताया कि अगर आप कमरे से बाहर जाते हैं तो आप पंखा और लाइट बंद कर देते हैं, यदि आप अनावश्यक रूप से, अगर नल चल रहा है तो उसको बंद कर देते हैं, अगर आप अनावश्यक रूप से पानी की बर्बादी नहीं करते, अगर आप सोलर सिस्टम लगा करके जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो पुनर्चक्रीकरण जिस ऊर्जा का किया जा सकता है उसका करें। क्योंकि आप क्या है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर बिजली बचाते हैं तो मतलब आप बिजली बनाते हैं, क्योंकि एक यूनिट जो बिजली बनती है उसके लिए 700 ग्राम कोयला जलता है। मतलब उतना प्राकृतिक संसाधन तो जला ही, खत्म हुआ ही, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है उसका दोहन तो हुआ ही। साथ ही वो कोयला जला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, आपको मालूम है। इसके अलावा जो डस्ट उत्पन्न हुई, जो उसमें से राख निकली, वो राख हमारे पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी चुनौती। आप देखते हैं हमारे, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो आपने सुना होगा कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे निकलने वाली ऐश का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप उसको भंडारित करके रखते हैं तो आप उतनी जगह की बर्बादी करते हैं, और इसके अलावा उसके रिसाव से, उसके बहाव से तमाम पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वो उत्पन्न होती हैं। और अगर वो उसको प्रॉपरली नहीं किया तो वो उड़ उड़ के भी प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि केवल ऐसा नहीं है कि अगर हमको कोई चीज, कोई मशीन, मान लीजिए हमको लगता है कि वो तो बिजली से चल रही है, कोयला तो हम जला नहीं रहे, लेकिन वो बिजली बनाने के लिए तो आखिर हमने कोयला जलाया है। तो ये चीज समझिए
कि अनावश्यक रूप से हम विद्युत ऊर्जा का भी अगर की भी बर्बादी करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। केवल आप बिल भरने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम बिजली का बिल भर रहे हैं तो हमारे लिए वो पर्याप्त हो गया। अगर आप बिजली की बर्बादी कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण भी आपकी वजह से हो रहा है। ये चीज को आप समझिए। और ये समय जो है, इसमें अगर 1 घंटा भी लाइट चली जाए तो क्या हाल होता है, हम सब जानते हैं। 1 घंटा भी अगर लाइट चली जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमको निरंतर बिजली चाहिए। तो अगर निरंतर बिजली चाहिए और वो अधिकतर पूरी दुनिया में, हम खास करके हमारे देश में तो ज्यादातर जो बिजली का उत्पादन है वो थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। आज भी हम सोलर सिस्टम वगैरह को उतना डेवलप नहीं करें या स्वीकार हमने नहीं किया, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत खास करके हम उष्ण कटिबंधीय देश में, हम चाहें तो 8 महीने तो कम से कम सौर ऊर्जा का उपयोग बाकायदा कर सकते हैं अपने संसाधनों को बदल करके। लेकिन अभी उस दृष्टि से उतनी सचेत हम नहीं हुए हैं। मैं समझती हूँ कि इस दिशा में काम करना चाहिए। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा आपने बताया, मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड से हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड जो है वो विभिन्न पर्यावरणीय जो अधिनियम है और नियम है जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, हम उनका पालन सुनिश्चित करते हैं। उनका क्रियान्वयन जो है उनको हम सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो उद्योग हो और चाहे और दूसरे संस्थान। जैसे बहुत सारे जैसे जल और वायु के जो अधिनियम है आप जानते हैं। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, इसके बाद इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम बनाए गए। बैटरी के लिए नियम बनाया गया, ओजोन परत संरक्षण के लिए नियम बनाया गया, पॉलिथीन प्लास्टिक के लिए नियम बनाया गया, सॉलिड वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए नियम बनाया गया, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट जो निकलता है, जब आप घर तोड़ते हैं या कहीं से भी किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज होती है उनसे जो वेस्ट निकलता है उसका किस तरह से निष्पादन किया जाए उसके लिए नियम बनाया गया है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे हम अभी मोबाइल में एक दूसरे से जुड़े हैं या कंप्यूटर में जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये आपके उपकरण खराब हो जाते हैं तो इसको रद्दी में नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी कबाड़ी को इसको दे देंगे, बल्कि इसका प्रॉपर डिस्पोजल होगा। जो ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो ई वेस्ट की ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपके टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सारी जब खराब हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की श्रेणी में आते हैं। और इनका निष्पादन करने के लिए कुछ लोगों को प्राधिकार दिए गए हैं। मेरा ये निवेदन है कि अगर हमको इनको डिस्पोजल करना है तो हमको उनके माध्यम से करना है। इनको हमको कबाड़ी वालों को या ऐसी फेंकना नहीं है रास्ते में। या बैटरी आपकी वो हो जाती है, आपको मालूम है कि बैटरी में कितने खतरनाक तरह के केमिकल्स होते हैं। जो छोटी सी भी बैटरी जो होती है जो हमको इतनी ऊर्जा वो करती है, वो अगर समाप्त हो जाती है तो उसमें तरह तरह के केमिकल्स है, तो उनका डिस्पोजल भी प्रॉपर करना है। तो ये धीरे धीरे जो है धीरे धीरे इन चीजों का हमको ज्ञान होना चाहिए और वो होना चाहिए। मैं आपको बस अपनी बात 2 मिनट में आप समाप्त करूंगी क्योंकि और भी वक्तागण है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड की तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जल और वायु प्रदूषण की जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखा जा सके, उद्योगों के द्वारा भी और इन जनरल भी। और जो हमारे नदी नाले हैं उनमें किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल ना हो, हम उसके ऊपर सतत निगरानी रखते हैं। किसी प्रकार के सॉलिड वेस्ट, चाहे वो हजार्डस प्रकृति के हों, खतरनाक परिसंकट में प्रकृति के हों या साधारण, हम उनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से डिस्पोजल कर सकते हैं, उन नियमों का किस तरह से हमको पालन करना है, हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं शामिल हुए हैं इस वेबिनार के माध्यम से, और ममता मैडम के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप चाहें तो अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि हम इसको पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित करें, किस तरह से हम पर्यावरण अपने आसपास के वातावरण को वो संरक्षित करें, क्योंकि ये प्रकृति हमको धरोहर के रूप में मिली थी, बहुत अच्छे रूप में मिली थी, लेकिन हमने इसका नाश कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम आने वाली जनरेशंस को क्या देके जाएंगे, ये हमको सोचने की जरूरत है। हम उनके ऋणी, हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, लेकिन हमको आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं उनके प्रति हम उत्तरदायी भी हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं।
तो मैडम ममता मैडम, तिवारी सर और साईं कॉलेज में के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका मिला। इतने सारे जो श्रोतागण हमारे उससे जुड़े हुए हैं उनके समक्ष मैंने अपनी बात रखी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जब ये वसुंधरा दिवस मना रहे हैं इतने कठिन समय में, तो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से अपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे दायित्व है, इनका हम जरूर पालन करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज की इस वेबिनार की थीम और आज के इस दिन को सार्थक बनाने के लिए आपसे अच्छा स्पीच शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि आप कोई थ्योरेटिकल नॉलेज ना लेकर आप लाइव एक्सपीरियंसेस को आपने अपने शेयर किया। जो इतने वर्षों से आप इस फील्ड में है, बीइंग ए रीजनल ऑफिसर ऑफ छत्तीसगढ़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बोर्ड, तो आप ये समझ सकती हैं कि कितनी कठिनाइयां आती हैं जो आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हम निरंतर ऑक्सीजन की कमी और पोल्यूशन को झेल रहे हैं, और आगे आने वाली जनरेशन पता नहीं कितना झेलेगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो अभी तक नहीं लगता था कि ये कंडीशन हमारी लाइफ में आएगी। तो अभी इस जनरेशन में जब ये हाल है तो आगे क्या होगा हम इमेजिन कर सकते हैं। अपने बहुत ही सहज शब्दों में संसाधनों को कैसे उपयोग करें, किस प्रकार जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये बताया। उसी प्रकार वन से हमें क्या मिलता है और कैसे हमें उसे सुरक्षित रखना है। 33% वन से अर्थ को कवर्ड होना चाहिए, जबकि आज की डेट में केवल 7 से 8% है। तो अगर इसका और भी डिफॉरेस्टेशन होता गया तो क्या स्थिति बनेगी, उससे आपने अवगत कराया। साथ ही साथ जो एनिमल किंगडम है, प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और वल्चर के बारे में आपने जो पारसी कल्चर से कोरिलेट करके बताया वो काफी अच्छा लगा और बहुत ज्ञानवर्धक था। साथ ही साथ आपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जैसे इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है और कितना टफ काम होता है उन चीज़ों को मैनेज करना कि वो पोल्यूशन ना दे, और किस प्रकार हम छोटी छोटी आदतों को बदले कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, नल को बंद करें, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करें। इन चीज़ों पे हम कम ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि जैसे पैसे होते हैं कि पैसे आगे कमा लेंगे, पर ये कोई कमाने वाली चीज नहीं है। जैसा आपने बताया कि आप अगर एक पेड़ काट रहे हो उसके बदले आप 5 पेड़ भी लगा रहे हो तो उसको कभी फुलफिल नहीं कर सकता। ये बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी ये लाइव एक्सपीरियंसेस आपका बहुत समझ में आया होगा, और किस प्रकार ई वेस्ट को हमें रद्दी वाले को ना बेचकर उसका मैनेजमेंट करना है, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, और प्रकृति को संरक्षण देना है और उससे बचाना है, अपने लिए नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे हैं कैसा दौर गुजर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके इस एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। साईं परिवार की ओर से आपको बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नाउ आई वुड लाइक टू invite Dr. Piyushkant Pandey sir, our next speaker of today's program. Dr. Pandey has also a long list of achievements. He served as professor and joint director in BIT Durg for more than 13 years. Apart from this, he contributed to the post of principal in BIT Raipur for 11 years. At present, he is working as a group director in LCIT Group, Bilaspur, and in IIHMR University, Jaipur. Along with the academic and administrative experience, Dr. Pandey has also done a lots of work in the field of environment. Sir has also contributed to Czech Republic as a scientist. So now I would like to take the privilege of calling Dr. Pandey to come and inspire all of us with his knowledge. Sir, please. Yeah, thank you very much, Madam Mamta. Is my screen visible, Madam? Madam, screen visible hai? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. Yes. Okay. So it's really my pleasure that Honorable Vice Chancellor is there. My junior and a long-time colleague Anita Sawant was here. I was hearing to her. I was listening to her also. Then all the faculty members, the principal, and the dear students. जैसे आज का दिन आप सभी को पता है कि आज का दिन जो है अर्थ डे है, जिसे वसुंधरा दिवस का बहुत अच्छा नाम दिया मैडम अनिता ने। तो ऑन दिस पर्टिकुलर डे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थीम है इस अर्थ डे की,
वो थीम है ए हेल्दी प्लेनेट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज ए नेसेसिटी। एक छोटे सा थीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट लुकिंग टू द प्रेजेंट कोविड कंडीशंस यू ऑल विल एग्री कि इस वक्त जो है हेल्दी प्लेनेट की जरूरत हमको सबसे अधिक है। ये सारी बातें एक तरफ होंगी, यदि अभी आप देख रहे हैं कि हर रोज यदि हम टीवी ऑन करते हैं तो लगातार हमें मृत्युओं की खबर मिल रही है, लगातार हमें लाखों करोड़ों लोग के अफेक्टेड होने की खबर मिल रही है। और एक बहुत बड़ी चीज आप सभी जो रोज सुन रहे होंगे वो है कि ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो गई। हर कोई जो है वो आप सुन रहे होंगे कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और लोकल नेता तक या इवन हर पेशेंट तक हर कोई ढूंढ रहा है कि कहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल मिले जहां पर ऑक्सीजन बेड मिल जाए और कौन सा हॉस्पिटल मिले जहां पर से वेंटिलेटर मिल जाए जिससे ऑक्सीजन मिल सके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम वी ऑल आर फेसिंग। और ऐसे क्रिटिकल समय में आज का डे जब आज हमारे बीच में आया है तो मेरा मानना है कि हमें ये समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हमारा एटमॉस्फेयर और हमारी ऑक्सीजन जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज से पहले आप में से कितने लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में कोई खास ध्यान दिया था? हम आम सांसों को इस रूप में लेते रहते हैं जैसे कि ये तो बहुत सामान्य चीज है, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उस रूप में हम ऑक्सीजन लेते रहे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि ऑक्सीजन कौन सी चीज है, कहाँ से आती है, किस प्रकार आती है, कौन बनाता है, कौन सप्लाई करता है, या ये कम भी हो सकती है हमारे दिमाग में, कभी ये प्रश्न नहीं आया। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इतने सालों के अपने अनुभव से मैंने देखा है, हमें अधिकांश को ये भी नहीं मालूम कि हमारे अर्थ का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, ये वातावरण आया कैसे, ये हमारा वातावरण इसमें ऑक्सीजन आई कैसे और इसका ओरिजिन क्या है। सो मैं आपको आई वुड लाइक टू टेक यू स्मॉल जर्नी में जिसमें आपको इस इंपॉर्टेंस आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, हाउ द ऑक्सीजन हैज कम इनटू दिस अर्थ, और इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर आज हम इसे कौन सी अनसर्टेनिटी हम झेलने जा रहे हैं, हम झेल रहे हैं जिसे हम भविष्य में और ज्यादा झेल सकते हैं, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। सो आई होप ये मैप पे आपको स्लाइड विजिबल है मैडम? यस सर, यस सर। फाइन, तो इसमें इसको आगे लेते हुए मैं आपको नेक्स्ट इसकी ओर चलूंगा कि इनफैक्ट अर्थ बनी कैसे। वी ऑल शुड नो कि अर्थ बनी कैसे। जिस अर्थ डे है आज हमारा, इस अर्थ डे के दिन हमें जानना जरूरी है कि हमारा अर्थ बना कैसे, हमारी अर्थ की आयु क्या है। द एज ऑफ अर्थ इज अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स। हमारी अर्थ जो है 4.5 बिलियन, मतलब आप 10⁶ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके पहले अर्थ का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि जो बिग बैंग एक बहुत बड़ा, जैसे हम कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की रचना में एक बिग बैंग हुआ था, तो उस बिग बैंग की रचना के बाद में जो बहुत सारा जो गैसेस और डस्ट थी, वो डस्ट जो है घूम रही थी इसमें पूरे के पूरे हमारे विश्व में। उसमें जहां जहां एक्रीशन होता गया, जहां जहां वो एक साथ इकट्ठा होते चले गए, वो धीरे धीरे डिफरेंट सिस्टम बनते गए। उसमें एक पार्ट बना हमारा सन, जो सोलर सिस्टम का हमारा केंद्र बना, और बाकी प्लैनेट्स बनते गए, जिसमें आप सभी जानते हैं हमारे नवग्रह की हमारी रचना हुई, जिसे हम नवग्रह कहते हैं। प्लूटो घटा दें तो नंबर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ग्रहों की रचना हुई, और इस प्रकार से धीरे धीरे जो एक्रीशन ऑफ द डस्ट और गैसेस हुई, इसके तहत प्लैनेट्स बनते गए। तो ये पहला कहानी शुरू हुई 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि हमारा जो पहला एटमॉस्फेयर था होगा, जिस समय अर्थ बनी, तो उस समय किस प्रकार का हमारा एटमॉस्फेयर था होगा, कौन सी प्रकार की गैसेस यहाँ पर थी होंगी, एंड हम इनसे हमारा किस रूप से हमारा संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि एट दिस टाइम द अर्थ एटमॉस्फेयर वाज ओनली हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिकली हम कहीं ना कहीं सन के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट रहे। सन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वो रहा, हमारा केंद्र रहा, और इसीलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारी गैसेस का कॉन्स्टिट्यूशन भी हाइड्रोजन एंड हीलियम था। परंतु ये हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों जो है बहुत जल्दी हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म हो चले। उसका खत्म होने का कारण क्या था? बिकॉज अर्थ इज ए स्मॉल प्लैनेट कंपेयर टू सन विच इज अ वेरी बिग वी कैन से स्टार। उसके मुकाबले हमारा अर्थ इज ए स्मॉल प्लैनेट, एंड देयरफॉर द ग्रेविटी ऑफ दिस अर्थ was not enough to hold all these gases. Hydrogen and helium are very light gases, आप सभी जानते हैं। So being very light gases, these gases were totally lost. तो हमारा अर्थ में टोटली अल्टीमेटली कोई एटमॉस्फेयर नहीं बचा। एंड therefore हम कह सकते हैं कि करीब 30 मिलियन साल तक हमारे अर्थ में कोई भी प्रकार का गैस, कोई भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं बचा। इसी बीच एक और बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना ये थी कि करीब 30 मिलियन साल पहले
हमारी अर्थ को एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड ने उसको हमको हिट किया। वो इतना बड़ा एस्टेरॉइड था जिसे हम कहते हैं कि एस्टेरॉइड की साइज थी ऑलमोस्ट आज के जो हमारा मंगल ग्रह है, मार्स का जो साइज है, उसके साइज के एक एस्टेरॉइड ने हमारी अर्थ को हिट किया। और जब इसने अर्थ को हिट किया तब क्या हुआ कि हमारा जो बाकी भी जो हाइड्रोजन हीलियम जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी खत्म हो गया, पर एक और नई चीज हुई। वो नई चीज क्या हुई? इसी दौरान हमारी अर्थ एज यू कैन सी दिस पिक्चर, हमारी अर्थ को एक बहुत बड़े उसने हिट किया, और इस हिट करने के कारण हमारी अर्थ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट कर अलग हो गया। और वो टुकड़ा टूट कर जो अलग हुआ वो आज की तारीख में उसे हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारा उपग्रह है, दैट इज द मून। So basically the moon is nothing but it is the debris of that collision which had taken place at that particular time. So this is the another big thing which you should know, that earth जो हमारी बनी उसके बनने के साथ में कैसा उसके साथ हुआ। अब इसके बाद हम देखें कि उस वक्त अर्थ कैसी थी होगी। So earth at this time, जो इनिशियल फॉर्मेशन का जो समय था, इस समय जो अर्थ थी बेसिकली जो 4.5 मिलियन के में आगे की मतलब उल्टा बढ़ते हुए हम देखें कि अर्थ कैसी थी होगी। तो उससे हम आगे बढ़े तो ये था द अर्थ वाज एक्सट्रीमली हॉट, बिकॉज अर्थ क्योंकि बेसिकली इट वाज एक्रीशन होता गया, और बहुत हॉट होने के कारण अर्थ के अंदर बहुत सारे वॉल्केनिक एक्शंस होते रहे। सो लगातार दे वर कांस्टेंट, वी कैन से देयर वाज यू कैन से इरप्शंस ऑफ द वोल्केनोज वर टेकिंग प्लेस, एंड ऑल्सो because the whole world में जो था there were large amount of debris was there, कचरा फैला हुआ था क्योंकि formation of planets बन हो रहे थे। Therefore constantly earth was being bombarded by various kind of objects or asteroids or meteorites or whatever you can say that was being bombarded. Therefore earth जो था it was at a very very hot and hell like condition, right? But धीरे धीरे कहीं ना कहीं as you know that nothing goes forever, so slowly things started to settle down, and उसके द्वारा ultimately the process शुरू हुई cooling की। So the earth started to cool down, और इसके बाद cool down होने के साथ ही second atmosphere बनने की process शुरू हुई। So this is a graphical we can say presentation कि किस प्रकार hell type का atmosphere रहा। But धीरे धीरे ये जो atmosphere था it started to become cool down, and we all know एक समय ऐसा कुछ आया होगा, बट ये तुरंत नहीं आ गया, रातों रात नहीं आ गया। ये कैसे आया? इनफैक्ट जो हमारा जैसे मैंने कहा फर्स्ट एटमॉस्फेयर वाज हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली टू सम एक्सटेंट, हमने आपको बताया, एंड दैट टू वाज लॉस्ट लेटर ऑन। सेकेंड एटमॉस्फेयर जो हमारा था इसमें बेसिकली इनफैक्ट एक नया एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। ये कैसे बनना शुरू हुआ? बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हमारी अर्थ पे चल रही थी, दैट वॉल्केनिक एक्टिविटी इट रिजल्ट ऑल ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। आपने जब भी देखा होगा वॉल्केनो इरप्ट होते हैं तो साथ में मैग्मा तो निकलता है लेकिन अंदर बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं, उसे हम कहते हैं आउट गैसिंग ऑफ द वॉल्केनोज। सो वॉल्केनोज अल्टीमेटली क्या होता है कि अर्थ में कहीं ना कहीं लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्केनिक एक्शन भी हुए। और हाँ एक और बताऊं मैं आपको बात कि जो हम कहते हैं कि जिस वक्त हमको अर्थ ने हिट किया एक दूसरे हमारे एस्टेरॉइड या किसी मेटेरॉइड ने, probably it was a like of a comet kind of a thing which was containing water also. Very important point we all have to understand कि अर्थ में जन्म के समय से पानी नहीं था। The water on earth is a pure accident which has been brought by probably this hitting asteroid only, this meteorite only, whatever you can call it. मैं इसे comet कहना चाहूंगा, basically it must have been a very big comet, and that comet जो अर्थ में आया उसी ने पानी पिलाया। और यही पानी होने के कारण अल्टीमेटली क्या हुआ कि बेसिकली इन टोटल एनवायरनमेंट के कारण अर्थ वाज वेरी हॉट, सो कहीं ना कहीं वाटर वेपर बन गया, एंड देयरफॉर जो वॉल्केनिक एक्शंस भी हुए, पानी भी जो था वो वॉल्केनिक एक्शंस के कारण भी जो मूवमेंट हो गया होता चला गया, प्रेशर के कारण जो हम कह सकते हैं प्रेशर, एंड जिसके कारण आउटगेसिंग जो अल्टीमेटली होती गई, सारी एक्टिविटी जो होती गई, दिस रिजल्ट इनटू एटमॉस्फेयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, जिसमें बेसिकली वाटर का वेपर था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, एंड थोड़े से अमाउंट में नाइट्रोजन था। 80% was water vapor because earth was extremely hot as a hell as I told you. So इसलिए जो कुछ water vapor था it became almost like a vapor. And one more important point is that you can see is that the CO2 concentration was around 10% at that time. आज की तारीख में आप सभी को मालूम है कि हम पीपीएम में चर्चा करते हैं कि भाई 320 पीपीएम था, अभी 400, 450, 500 पीपीएम तक पहुंच रहा है। दैट वी आर मेजरिंग इनटू मिलीग्राम्स पर लीटर, बट उस वक्त
10% ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ वाज कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ी अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया थोड़ी सी अमाउंट में थे. So this was the second atmosphere. Now here also you can see one very important point, that there is no trace of the oxygen. Only water vapor, only CO2 and few other gases are there. Right? So ये हम कह सकते हैं ये रफली रिप्रेजेंट कर रहा है उस वक्त की आउटगेसिंग या उस वक्त की जो वोल्केनिक कंडीशंस और अर्थ का टोटल एटमॉस्फेयर, शायद ऐसा कुछ दिखता रहा होगा when the earth was in the second atmospheric phase. इस फेज में as I told you there was no oxygen, और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ओजोन लेयर भी नहीं बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली ओजोन लेयर का फॉर्मेशन जो कुछ हुआ है अल्टीमेटली इट वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली. देयरफॉर ओजोन लेयर नहीं थी, एंड व्हेन ओजोन लेयर इज नॉट देयर इट मींस ऑल द अल्ट्रावायलेट रेज एंड इवन व्हाटएवर अमाउंट ऑफ अदर वेरी हाई एनर्जी रेडिएशंस दैट कुड बिकम राइट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो हमारा पूरी अर्थ जो था फ्लडेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज. So you can understand इस वक्त ना तो लाइफ की संभावना थी और ना किसी प्रकार का फर्दर वी कैन से ओजोन लेयर के फॉर्मेशन की संभावना थी. ओनली द वाटर वेपर वाज देयर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो मैंने आपको कहा कहीं ना कहीं जो हमारे पास कहीं ना कहीं दूसरे एस्टेरॉइड से आया, दूसरे प्लैनेट से आया, कहीं से आया, दैट स्लोली लेड टू द कूलिंग ऑफ द अर्थ. हमारी जो अर्थ था वो धीरे धीरे और कूल होता चला गया, क्लाउड्स बनते गए, ओशंस बनते गए, एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि दैट ओवरऑल अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो हमको समझना चाहिए, ये इस वक्त जो सन की जो टोटल इंटेंसिटी जो लाइट की हमारी अर्थ पे पड़ती है, इट वाज 30% लोअर देन टुडे. क्यों था, मैं आपको स्लोली आई टेक एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. हमारी अर्थ की इंटेंसिटी, सन की जो इंटेंसिटी, इट वाज 30% लोअर, इट वाज 30% वीकर, एंड obviously जब सन की इंटेंसिटी 30% वीकर होगी, you can understand amount of total heat coming from the sun will be very less. तो टेक्निकली हमारी अर्थ को फ्रीज हो जाना था, but CO2 concentration was very high and therefore a very strong greenhouse effect. जो मैंने आपको बताया 10% कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे एटमॉस्फेयर में, and therefore a very strong greenhouse effect was there, and therefore earth was remained very hot. अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द थर्ड एटमॉस्फेयर. ये प्रोसेस शुरू हुई, इनफैक्ट ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई 4.5 बिलियन ईयर से शुरू हुई और अराउंड 2 बिलियन ईयर्स तक चलती रही. फर्स्ट एटमॉस्फेयर से लेकर सेकेंड एटमॉस्फेयर के बीच लाइक थर्ड पे आते तक जो टाइम था 2 बिलियन ईयर्स पास हो गए. इस 2 बिलियन ईयर्स में हुआ ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि पहला जो चीज शुरू हुई कि बहुत थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन बनना शुरू हुई. क्यों शुरू हुई ये? बेसिकली क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर नहीं होने के कारण all the ultraviolet radiation was coming to the earth surface, और सरफेस में आकर कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने की जैसे पूरे पाथ में से चांस मिल रहा था, एंड देयरफॉर सम स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर स्टार्टेड टू टेक प्लेस. देयरफॉर थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन का बनना शुरू हुआ. ये जो माइनर, इसके कारण जो थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन बना, ये आज की जो बहुत पुरानी रॉक्स है उसमें थोड़ी अमाउंट में रस्ट हमें दिखाई पड़ता है. आयरन प्रेजेंट होने से आयरन जब ऑक्सीडाइज होगा तो अल्टीमेटली रस्ट का फॉर्म करेगा, एंड देयरफॉर दैट वाज द कलर कैन बी सीन इन सम वेरी एंशिएंट रॉक्स. फॉर एग्जांपल ये एक रॉक जो आपकी यहाँ मैं दिखाऊं, इसमें जो कलर्स होते हैं ये दिस वर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सम माइनर रस्ट ओवर देयर. देन इसके बाद में ये हुआ दैट slowly थोड़ी अमाउंट में ऑक्सीजन जब बनी by splitting of the water, therefore it led to the formation of ozone layer also. और जब ओजोन लेयर बनी तब क्या हुआ, अर्थ में आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का टोटल अमाउंट डिक्रीज होता चला गया. और जब अर्थ में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिक्रीज होता गया, देन अर्थ का एनवायरनमेंट सुटेबल होता गया फॉर द अपीयरेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. और अपीयरेंस ऑफ द लाइफ जो अर्थ, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे अपीयरेंस ऑफ द लाइफ का हम मानते हैं, इनफैक्ट इसका मैं ग्राफ दिखाऊंगा कि हमारा जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें अपने खाने बनाने की ताकत खुद नहीं थी, वो बेसिकली यूज करते थे सल्फाइड कंपाउंड्स या क्लोराइड कंपाउंड्स को ब्रेक करके यूज करते थे. वो बहुत हमारे हम कह सकते हैं कि करीब इस बीच में आ चुके थे, क्योंकि अर्थ इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी हॉट बिटवीन 4 to 3 बिलियन ईयर्स, इस बीच में कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल आ चुके थे. बट यूकैरियोटिक सेल आने की जो प्रोसेस शुरू हुई, ये 2 बिलियन सेल शुरू होते हुए हम कह सकते हैं कि रफली यहाँ पर इस बीच में एज यू कैन सी दैट 2 से लेकर 1 बिलियन के बीच में शुरुआत हुई. सो थोड़ी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताया शुरुआत हुई, और
हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लाइफ फॉर्म आया अर्थ में, जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब दोस हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग द फोटोसिंथेसिस, जो सन की लाइट को यूज करते हुए, पानी के वाटर वेपर को यूज करते हुए और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करा के फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। So the cyanobacteria started the main life building process and main oxygen building process on the earth. And thereby, जो आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमेशा जो है, it results into consumption of carbon dioxide and the release of oxygen and formation of food. So due to these activities of the huge amount of cyanobacteria on the earth, the early our plants, जो early plants है हमारे sea वगैरह में, sea में और water में, that led to the slowly build up the oxygen level into the atmosphere. और in fact इस प्रोसेस को होने में हम कह सकते हैं कि आप डायग्राम में देखेंगे that ये प्रोसेस जो है यहाँ से शुरुआत हुई थी 2 बिलियन ईयर से पहले, और 0.5 बिलियन ईयर के आसपास, और रफली मैं कह सकता हूँ 0.2 बिलियन ईयर के आसपास रफली ऑक्सीजन लेवल वहां पहुंचा जहां पर आज है। सो यू कैन सी दैट हमारी अर्थ पे जो ऑक्सीजन आया, इसकी लाइफ हम कैन से, इसका जो हम टोटल हम कह सकते हैं इस कॉन्सेंट्रेशन का जो अपीयरेंस हुआ, ये रफली 0.2 बिलियन ईयर्स पहले ही है, जबकि अर्थ हमारी बन चुकी है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीजन हैज टेकन ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और आप यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि फर्स्ट प्रो यूकैरियोटिक सेल जो आया था, इस बीच आया था 1.75 बिलियन ईयर्स के पहले, और जो लैंड प्लांट आए थे ये बहुत रिसेंट ओरिजिन के हैं, दैट इज अराउंड 0.5 बिलियन ईयर्स पहले। और 0.5 बिलियन ईयर्स पहले ही सी से जो पहला जो प्लांट्स थे, यूकैरियोटिक सेल्स थे, वो स्लोली माइग्रेट होना शुरू किया उन्होंने लैंड की ओर, और जो जैसे हम आज घने जंगलों को हम देखते हैं, उनका हम कह सकते हैं कि उनकी भी लाइफ बहुत छोटी है यदि हम ओवरऑल अर्थ की लाइफ को ध्यान दें। फ्लावरिंग प्लांट जिसे हम कहते हैं, आज जो हम फूल पौधे देखते हैं, इसकी लाइफ और भी आप सकते हैं, इट इज वेरी वेरी रिसेंट फिनोमेना। और इनफैक्ट मैं कहूँ मनुष्य के कब आया यदि आप कहूंगा, तो मेरा मानना है कि मनुष्य इस धरती पे इस टाइम स्केल पे अराउंड 1 सेकेंड पहले आया है। सो अराउंड 1 सेकेंड पहले आया हुआ आदमी की हम लाइफ प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं इन द फेस ऑफ द एंटायर लाइफ ऑन द अर्थ, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक आने में हमको वी हैव टेकन ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और आज की जो हम हरियाली, आज का जो हम ऑक्सीजन, आज का जो हम पानी, आज का जो हम शानदार एटमॉस्फेयर देखते हैं, ये हमारे लिए सिर्फ हम कह सकते हैं रफली 0.1 बिलियन ईयर पहले है, और हम जिसमें आए हैं कुछ सेकंड पहले आए हैं, राइट। सो इसके रूप में आप देखेंगे तो हमारा जो थर्ड एटमॉस्फेयर जो हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बढ़ता चला गया, CO2 डिक्रीज होती चली गई। CO2 डिक्रीज क्यों होती चली गई? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर एंड देयरबाय द फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्टेड टू टेक प्लेस। एंड सेकंड एक प्रोसेस शुरू हुई, दैट इज द केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, दैट इन फैक्ट व्हेन द CO2 वाज हाई, द रिएक्शन ऑफ द CO2 स्टार्टेड टू टेक प्लेस विद द वाटर, जिससे कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड का अल्टीमेटली रिएक्शन होता चला गया सिलिकेट रॉक से, और सिलिकेट रॉक्स धीरे धीरे कन्वर्ट होती चली गई कार्बोनेट रॉक्स में। इसलिए आपको आज की तारीख में ह्यूज अमाउंट का सीमेंट, आपको जो सीमेंट का लाइमस्टोन का डिपॉजिट मिलता है, ये CO3 है, और लार्ज अमाउंट में हमको सैंड मिलती है। वो सैंड का रिएक्शन यहीं से फॉर्मेशन हुआ कि सिलिकेट रॉक्स स्लोली बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। Thereby ओवरऑल हम कह सकते हैं दैट द होल प्रोसेस, ये केमिकल वेदरिंग प्रोसेस भी हमारी अर्थ में लंबे समय से चलती चली आ रही है, एंड देयरबाय इनफैक्ट ये जो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता चला गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता चला गया, और 10% का जो CO2 हमारी अर्थ पे था वो 10% से पहुंच गया लेट्स से पार्ट्स पर मिलियन में। That was the huge chemical reaction has taken place on the earth, as a big laboratory on the earth has been taking place, और इस प्रोसेस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि रिमूव हो गया, राइट। और यही जो इनफैक्ट हमें जो हमें मैरीन एनिमल्स का जो बॉडी दिखती है, कि जो शेल दिखता है, वो शेल और कुछ नहीं, इनफैक्ट कार्बोनेट है, जो इसी प्रोसेस से उनको मिलता है। तो देयरबाय दिस इज अ प्रोसेस, राइट। तो देयरफॉर इस प्रकार CO2 खत्म होती चली गई। Second important point हुआ कि whatever sulfur was there, sulfuric compounds were there, sulfur dioxide and other oxides of sulfur were there.
they were all taken from the atmosphere in the form of acid rain, क्योंकि लगातार रेन जो गिरती थी, it started to कहीं ना कहीं इसका एक रिएक्शन जो होता गया कार्बोनिक एसिड और फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मैंने आपको H2O CO2 बताया, रिएक्शन कार्बोनिक एसिड बनता है, इसी प्रकार एसिडिक गैसेस का रिएक्शन वाटर से होता चला गया, एंड देयरबाय इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स वो अर्थ में गिरते गए और गिरकर वहां पे केमिकली फिक्स होते चले गए, सो देयरबाय सल्फर कंपाउंड्स रिमूव हो गए। नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी जो हमारी एटमॉस्फेयर में आज की तारीख में बहुत हाई अमाउंट है, 77। ये जो कंपाउंड है ये हमारी अर्थ में बढ़ा, बहुत स्लोली बढ़ा और पर ये इनर्ट था, राइट। सो इस प्रकार हमारी अर्थ बन गई, हमारा एटमॉस्फेयर बन गया, राइट। सो दिस इज द ब्रीफ वी कैन से। मैं कुछ शायद ज्यादा समय ले रहा हूँ तो मैं ब्रीफली आपको बता दिया कि हमारी एटमॉस्फेयर में किस प्रकार ऑक्सीजन आई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ लाइक CO2 जो हमारी खत्म हो गई और ऑक्सीजन बढ़ गई, और आज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी हैव स्टार्टेड अ रिवर्स प्रोसेस। हम सारी CO2 को रिलीज करने की प्रोसेस हमने शुरू कर दी, जैसा कि अभी बताया आपको, हम थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, हम सीमेंट प्लांट यूज कर रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल एंड ऑल सबको हम कंबशन कर रहे हैं, thereby we are increasing the carbon dioxide. So therefore you have to understand, in fact CO2 का कम होना, CO2 का ज्यादा होना, दोनों अपनी जगह प्रॉब्लम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 जब एटमॉस्फेयर में बहुत कम थी तो अर्थ पूरी फ्रीज हो गई थी, अर्थ वाज ऑलमोस्ट लाइक ए बिकम स्नोबॉल, अर्थ बन गई थी। बट CO2 बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इट विल हैव ए डिफरेंट इफेक्ट, राइट। सो इसको इस पार्ट में छोड़ते हुए, इसको मैं छोड़ दूं कि हम अनफ्रीज कैसे हुए, मैं आपको लेकर आऊंगा कि टेम्परेचर हमारी अर्थ का कैसे बढ़ा। एज यू कैन सी ये जो टेम्परेचर है किस प्रकार हमारे मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट और 1000 ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, आप ये देख सकते हैं कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बीच में बहुत ज्यादा था, फिर काफी वो अर्थ आइस एज में बहुत कम की ओर हो गया, और अब हम स्लोली इसे बढ़ाने की ओर प्रोसेस में हम बढ़ रहे हैं, राइट। दिस इज द होल थिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एटमॉस्फेयर का। अब मैं आपको ब्रीफली एक इन चीजों को छोड़ते हुए आपको मैं एक कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा कि दैट हमारी अर्थ क्या एक स्पेशल प्लेनेट है। आज ऑन अर्थ, दिस अर्थ डे, आई वुड लाइक टू स्लोली कंपेयर, आई वुड लाइक टू कंपेयर हमारी अर्थ का एटलीस्ट हमारे पास के जो प्लेनेट्स हैं उनसे, कि क्या हमारी अर्थ जैसा कोई और प्लेनेट है जहां पर हम जाके, मान लीजिए अर्थ में बड़ी प्रॉब्लम है और कोरोना फैला है, हमारे पास आज की तारीख में मार्स लैंडर भी है, सो व्हाई नॉट गो टू द मार्स। सो लेट अस सी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहला हमारा प्लेनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की खासियत मैं आपको बताऊं कि इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो एटमॉस्फेयर, इट्स अ वेरी हॉट, इट्स अ टोटली सॉलिड प्लेनेट, क्योंकि टोटल यहाँ चीजें मेल्ट होकर फ्रीज होकर सॉलिड हो चुकी हैं। सो इट्स अ वेरी सॉलिड प्लेनेट, एज यू कैन सी इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द डे would be around 800 degree Fahrenheit, that is 430 degree centigrade. So let us forget about entering into the Mercury, and this temperature we cannot really enter. Second हम planet ले लें Venus. Venus बहुत सुंदर planet दिखता है, as you can see in the sky, one of the blue, very bright blue in the early morning, आप इसे देख सकते हैं। Now the importance of the Venus is that it contains 96% of the carbon dioxide. The atmosphere है वहां पर, but it is 96% of the carbon dioxide. And not only carbon dioxide, it is also having huge amount of the sulfuric acid cloud. और इन दोनों के कारण, CO2 ज्यादा होने के कारण, मर्क्यूरी से दूर होने के बावजूद ये हॉट प्लेनेट है, इसका टेम्परेचर है 470 डिग्री सेंटीग्रेड और 900 डिग्री फ़ारेनहाइट। और प्रेशर भी जो है बहुत हाई है, इट इज 90 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ। देयरफॉर हमारी कोई संभावना नहीं है कि हम वीनस में भी जाकर जीवन की संभावना रख कर सकें या वहां अपनी तलाश कर सकें। इनफैक्ट वीनस को यदि हम देखें बीनीथ द क्लाउड्स जो रडार से देखते हैं, तो दिस इज हाउ द वीनस लुक्स लाइक, राइट। दिस इज द सेकंड प्लेनेट। अब हम आ जाएं, दिस इज अगेन अनदर पिक्चर ऑफ द व्हाट इज द सरफेस ऑफ द वीनस लुक्स लाइक। अब ये हम आ जाएं थर्ड प्लेनेट की ओर। पिक्चर को देखकर आप समझ रहे होंगे, दैट इज आवर प्लेनेट अर्थ, and how does it look like from the space. This is the one of the most beautiful, one of the most blue or green planet which can be seen from the sky, from the space is Earth. So obviously मैं इसकी चर्चा इस वक्त छोड़ दूं क्योंकि इस वक्त इस बारे में आप सब जान रहे हैं, अर्थ डे है, परंतु इस अर्थ डे में इस वक्त मैं छोड़ते हुए दूसरे प्लेनेट को ले लूं। Let us take the next planet, Mars. मार्स का प्रेशर जो है सरफेस का 6 HPA है, हेक्टापास्कल है। इसमें अगेन 96% CO2 है, थोड़ी अमाउंट पे वाटर वेपर है और थोड़ी अमाउंट में CO2 एंड पानी जो है वहां पर, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पोलर आइस। काफी डस्ट है। टेम्परेचर जो है यहाँ पर करीब -80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवरेज की यदि हम लेंगे,
बट यदि हम इक्वेटर की ओर आएंगे तो करीब 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है. सो टेम्परेचर वाइज इट इज द ओनली प्लेनेट. और इवन एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में वी कैन से कि CO2 एंड वाटर वेपर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में है, बहुत ज्यादा नहीं है. CO2 है वेरी हाई अमाउंट में, 96% है, पर इसका प्रेशर काफी कम होने के कारण ये प्लेनेट उतना हॉट नहीं हो पा रहा है. एंड देयर बाई कुछ संभावना हम कह सकते हैं कि एक लाइफ के लिए कोई और प्लेनेट हमारे आसपास था, है, और इस संभावना हो सकती है, तो वो है मार्स. और इसीलिए इनफैक्ट there was a time that on the Mars there was life was there. In fact, the pictures from the satellite have proven it कि एक समय था जब मार्स पे पानी फ्लो करता था, पानी वहां पे समुद्र और नदियां बहती थी. As you can see, there's the pictures of the flowing rivers के pictures हैं. So with that way, the only trend हम कह सकते हैं कि मार्स में कुछ संभावना लाइफ की थी, है, या हम कह सकते हैं फ्यूचर में हम कुछ संभावना कर सकते हैं. These are some of the whatever scientific experiments which are taking place on the Mars which is there. इस प्रकार का मार्शियन क्लाउड भी स्लाइड बनता है ऑन द मार्स. नेक्स्ट हम ले लें प्लेनेट जुपिटर. बहुत बड़ा प्लेनेट, बहुत विशाल प्लेनेट. इस प्लेनेट में इनफैक्ट और कुछ नहीं, इसमें ह्यूज अमाउंट में हाइड्रोजन भरी हुई, 90% हाइड्रोजन है. इट्स ऑलमोस्ट ए टोटल गैसियस प्लेनेट. इसमें सिर्फ दो गैसेस हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. एंड इनफैक्ट इतना गैसेस नहीं कि इसमें इनफैक्ट इस प्लेनेट में कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं. It is having this one, and obviously you can understand solid surface नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, we can never expect a life on this planet. जो हमको इनफैक्ट जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ह्यूज अमाउंट में इनफैक्ट कभी कभी हम इस पिक्चर देखेंगे तो वी कैन सी द रेड स्पॉट्स. ये रेड स्पॉट्स जो दिखाई पड़ते हैं, दिस आर बेसिकली द वेरी हाई स्पीड वी कैन से स्टॉर्म. इनफैक्ट जुपिटर में हर वक्त एक स्टॉर्म चलता रहता है, तूफान, भयंकर तूफान जिसकी हम कल्पना भी पृथ्वी पे नहीं कर सकते. इतनी स्पीड के तूफान लगातार चलते रहते हैं क्योंकि दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम होने के कारण. एंड दैट रियली सीन कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ द दिस रेड स्पॉट्स. नेक्स्ट ले लें सैटर्न. सैटर्न भी जो है, दिस ऑल्सो इज अ गैसियस प्लेनेट, 75% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम. Here also no chance of the, you can say, water, no chance of the water and oxygen or any other, even CO2 is not there, so life is not possible here also. Next ले ले हमारे दो और हमारे जो हैं नेपच्यून एंड प्लूटो. ये दोनों जो हैं एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेनेट, क्योंकि सन से काफी दूर होने के कारण टेम्परेचर बहुत लो है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, और दोनों गैस जाइंट्स हैं. ओनली दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और लाइफ की कोई संभावना यहाँ पर भी नहीं है ड्यू टू वन इज द वेरी लो टेम्परेचर, अदर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो प्रेजेंस ऑफ द दिस वन. So you have to understand किस प्रकार मैंने आपके सामने प्लूटो को इस वक्त में हटा दिया, कि प्लूटो को हम इस प्लेनेट ग्रुप में नहीं मान रहे हैं, इसलिए मैंने इस वक्त हटा दिया है. You can see that none of the planet in our solar system can really support the life, not even Mars, क्योंकि मार्स में भी ऑक्सीजन नहीं है, CO2 and water vapor थोड़ी अमाउंट में है, but that also cannot support us directly, and therefore all 9 planets are useless to us. हमारे नियरेस्ट हैं, सब नजदीकी हैं, पर इन सब में सिर्फ एक प्लेनेट हमारे लिए कुछ कर सकता है, जहां पे हम लाइफ रह सकते हैं, वो है हमारा अर्थ. And therefore on this earth day you need to understand the importance of the earth. First you understand this is one of the most, we can say, God's favored places on the whole universe is there, that is earth. और जहां पर आप इस वक्त मानव के रूप में हैं, जिसमें आपको एक समय जैसा समझ सकते हैं, इसे आप अच्छा भी कर सकते हैं, आप बिगाड़ भी सकते हैं. और इस बिगाड़ने में मैं आपको एक और छोटी चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इनफैक्ट इसे मत समझिएगा कि पूरे हवा भरी हुई, ऑक्सीजन भरा हुआ है, चारों तरफ कुछ भी है, ऐसा नहीं है. ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ए वेरी थिन लेयर. जैसे संतरे की छिलका होता है, ऐसे ही छिलके के रूप में हमारा जो है वो है, इसे हम कहते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के हम कहेंगे तो ये कहलाता है ट्रोपोस्फियर. ये हमारा ट्रोपोस्फियर ही जो है, जिसकी हाइट मैक्सिमम 10 किलोमीटर है, जिसमें यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आपको दिख रहा है 6 किलोमीटर की हाइट तक के आसपास तक का. इसमें सबसे जो ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है. या सर स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है सर. हेलो, नहीं हो रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से करूं. सर हो रहा है. नहीं, मैंने बंद कर दिया अभी. अभी रुकिए, मैं एक बार फिर से करूं. Can you see it now?
हेलो, यस सर। यस सर। राइट। इसमें हम आप देखेंगे कि जिस हवा में हम रहते हैं, जिससे हम कहते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, जहां पे तूफान आते हैं, जहां पे हवाएं चलती हैं, जहां पे बारिश होती है, ये सारा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी हाइट सिर्फ 10 किलोमीटर मैक्सिमम है, जिसमें आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन, आप सांस नहीं ले सकते, तो आप मान सकते हैं 6 किलोमीटर में भी आप सांस लेना बहुत मुश्किल होगा। तो नीचे आप मान के चलिए कि ऑक्सीजन हमारे ये जो प्रेजेंट है, ये बहुत लोअर लेवल पर, ये ट्रोपोस्फियर का लोअर लेवल पे हम रहते हैं, इसके बॉटम पे हम रहते हैं, और यहीं पर मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे लिए। और इससे ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, जैसे आप जानते हैं कि लद्दाख में सांस लेना बहुत कठिन हो जाता है, माउंट एवरेस्ट में जाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी डेंसिटी ऑफ गैसेस कम होती चली जाती है, और डेंसिटी कम, ये आपको जो प्रेशर का ये जो है यहाँ पर ग्राफ आप देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है इन रिस्पेक्ट टू द हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है हमारा प्रेशर कम होता चला जाता है, और ऑक्सीजन हमारी मैक्सिमम इसी लेयर में जहां पर हम सांस ले सकते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में बिल्कुल बहुत थोड़ी गैसेस हैं वहां पर, और ये ग्राफ आप देख रहे हैं टेम्परेचर का ग्राफ है, इनफैक्ट ये ग्राफ टेम्परेचर का है, बट ये आपका प्रेशर जो है लगातार ऊपर हम जाएंगे तो लगातार कम होता चला जाता है। सो मैक्सिमम प्रेशर इज ऑन द बॉटम, और ऊपर की जो आपका जो प्रेशर है लगातार कम होता चला जाएगा। ये टेम्परेचर का ग्राफ है। टेम्परेचर भी हमारे इसमें जो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारे ट्रोपोस्फियर में कम होता जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ दूर तक कांस्टेंट रहता है, फिर ये बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर होती है तो यहाँ पर बढ़ता है, इसके आगे मेसोस्फीयर में फिर कम होता चला जाता है, और हमारे जो थर्मोस्फीयर में यहाँ पर फिर बढ़ता चला जाता है। सो इनफैक्ट लाइफ के लिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर, लाइफ के सबसे फेवरेबल प्रेशर, लाइफ के सबसे फेवरेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ बॉटम में अवेलेबल है, जिसमें हम सांस लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ट्रोपोस्फीयर इज द ओनली प्लेस हम यहाँ पर रह सकते हैं, और देयरफॉर आपको ये नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए ऑक्सीजन और लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। समय में ज्यादा ले रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी मैं फाइनल स्लाइड की ओर आ जाऊं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस वक्त आप सभी कोविड की कंडीशन सुन रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं कि दैट ओनली नीड, व्हाट इज नीडेड इज द ओनली ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितनी चाहिए, आई गिव यू द डेटा। एक सिंगल पेशेंट को जो है उसको हाई फ्लो की जरूरत है, तो करीब उसको 86,000 लीटर ऑक्सीजन पर डे चाहिए। ये ऑक्सीजन आ कहां से रही? ये ऑक्सीजन आज तक हम फ्री लेते थे, हम हवा से जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन लेना है देते, हम लेते हैं, देते रहते थे, हमने कभी इसकी वैल्यू नहीं समझी। पर आज आप मैं उसकी कॉस्ट बताना चाहूंगा। आज की कॉस्ट का फिगर ये है कि आज की तारीख में हमारी ऑक्सीजन इंडस्ट्री हमारे इंडिया की, ये करीब 2700 टन मेडिकल ऑक्सीजन पर डे सप्लाई करी, तब भी ऑक्सीजन कम पड़ रही है। 2700 टन, अंडरस्टैंड, इतने मीट्रिक टन ये जो ऑक्सीजन मेडिकल सप्लाई पर डे सप्लाई कर रही है, तब भी ऑक्सीजन की बहुत जबरदस्त किल्लत बनी हुई है। और मैं आपको इसके इकोनॉमिक टर्म्स में आपको बताऊं, इसकी कॉस्ट पड़ती है, पर टन की कॉस्ट पड़ती है रफली $740। जब मैं कह लूं इसे रुपए में, ये 55,595 रुपए, मतलब 55,600 रुपए पर टन ऑक्सीजन की कॉस्ट है। पर टन ऑक्सीजन कॉस्ट है ये, और हमें 2700 मीट्रिक टन हमको चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पर डे हमको जो ऑक्सीजन हम इस वक्त हम सप्लाई कर रहे हैं, जो ये फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, जो इनफैक्ट स्टैब्लिश बड़ी इंडस्ट्रीज का फिगर है, जो लोकल इंडस्ट्री ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के बेची, ये डेटा वो नहीं है, ये डेटा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो IOC या NDOC देती हैं, ये वो डेटा है। सो इन कंपनियों का डेटा ये है कि द टोटल ऑक्सीजन विच इज बीइंग कंज्यूम्ड इन इंडिया टुडे इज 15 करोड़ रुपीस का ऑक्सीजन पर डे उपयोग हो रहा है, पर डे। और हमारी कोविड कंडीशन कब से चल रही है? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन हुए हमारे समय जो हो गया है कि मोर देन 2 वीक्स होने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कब तक चलेगा हमें नहीं मालूम। तो जितने दिन चलेगा उतने दिन आप मान के चलिए कि 15 करोड़ रुपए ये जो है जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री का आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर से और कितना आ रहा होगा, मैं मान सकता हूँ कि रफली से 5 करोड़ और आप डाल सकते हैं। तो 20-25 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन पर डे हमको सिर्फ सप्लाई करनी पड़ रही है। ये तब आज इसकी वैल्यू तब हम समझ रहे जब हम इसे इस रूप में खरीदना और बेचना पड़ रहा है, और इसकी वैल्यू तब हमने नहीं समझी जब ये हमारा ट्री जो से सारी ऑक्सीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी ने लागत के, बिना किसी उसके हमें देता रहा। लेकिन इस ट्री को हमने एक ही अच्छा समझा कि हमारी प्रॉब्लम है, हमारे शहर के बनाने में समस्या है, हमारे कोल की माइंस को खोदने के लिए समस्या है, हमारे पावर प्लांट को चलाने के लिए समस्या है, काटो और फेंक दो। That was what we had been observing. So please understand, I will not take much time. मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि on Earth Day पे समझिए इंपॉर्टेंस की अर्थ जैसा अर्थ कोई प्लेनेट है नहीं,
अर्थ में जैसे प्रेजेंट आपकी जो एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर कहीं है नहीं। अर्थ पे प्रेजेंट ऑक्सीजन के बिना आपकी लाइफ एक हार्डली 3 मिनट चल सकती है। उस 3 मिनट की आपकी लाइफ है, आपको जो है वो आपके हाथ में, किस प्रकार उसे बना सकते हैं एंड बिगाड़ सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू, दैट प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थ, प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड अबव ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन अराउंड अस। सो विद दैट मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं थैंक्स करता हूँ साई महाविद्यालय और उसके पूरे परिवार को, एंड ऑल्सो द वाइस चांसलर एंड अनिता एंड ऑल द पीपल ओवर हियर, एंड इट्स माय प्लेजर कि मैं आप सबसे बात कर पाया। सो दैट इज माय Thank you, sir, for giving your valuable time for us. आजकल साइंटिस्ट जो आपके एक्सपीरियंसेस थे और उसको अपने साइंटिफिक लेवल पे साइंटिफिक रीजन देते हुए जो प्रूव किया, ये आपके सब्जेक्ट पे पकड़ दिखाता है कि आपका कितना कमाल है, केमिस्ट्री की आप शिक्षाविद रहे हैं और रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं, आप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि आज के इस कार्यक्रम को आपने साइंटिफिक रीजन बताते हुए सार्थक बनाया। जिस प्रकार अपने स्टार्टिंग में बताया कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, कैसा प्लैनेट था, फिर मून कैसे बना, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से किस प्रकार प्लांट आए और धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारे प्लैनेट पर आया। उस ऑक्सीजन को बने रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, किस प्रकार केमिकल रिएक्शंस होते गए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती गई। और ये सारे रीजन आज हमारे इस अर्थ पर हम सबको जीवित रखने के लिए है। धीरे धीरे अर्थ का जो ये विकास हुआ और इस अर्थ को हमें बचाना है, इसी के लिए आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है कि लॉकडाउन का एग्जाम्पल देते हुए मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग अ मदर हम लोग भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करते हैं घर में। तो जिस प्रकार सभी को लगता था कि नहीं बाहर निकले बिना कुछ नहीं हो सकता, बाहर रेस्टोरेंट जाए बिना कुछ नहीं हो सकता, जाना ही होगा, निकलना ही होगा, फिर भी आज हम इतने दिनों से 1 साल से ऊपर हो गया, सभी ने अपने ऊपर संयम रखा है। तो सर ने प्लेनेट का जो एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले जितने भी 8 अदर प्लेनेट्स हैं सभी का केमिकल कंपोजिशन बताया और सब में लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, कहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, हीलियम, हाइड्रोजन, सभी के बारे में बताया। और बातों ही बातों में ये भी आपको प्रूव कर दिया कि अर्थ के अलावा ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जहाँ पे जीवन है और जहाँ पर हम जा सकते हैं। इवन मार्स पे भी नहीं है, मंगल ग्रह में भी वो ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम वहाँ जा सके। तो ये उनके समझाने का, उनके एक्सपीरियंस का ये तरीका काफ़ी अच्छा था, जो इजीली हमें समझ में आ गया कि अर्थ को हमें बचाना ही एक आखिरी विकल्प है, इसके अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो साई कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार स्टार्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से सोनल खंडेलवाल ने ईश्वर की साधना के साथ ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, इसी प्रकार कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव देते हुए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से ही शशि साहू मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और इस वसुंधरा दिवस पे हमारी धरती माता के लिए 2 पंक्तियों के रूप में इसे कैसे बचाया जाए वो हमें बताएं। मैडम शशि, प्लीज सर। Thank you so much, ma'am, for calling me. I'm Shashi Sahu, Assistant Professor from Biotechnology Department, and on behalf of Sai College, आप सभी का स्वागत है आज के वेबिनार में। और जैसा कि पीयूष सर ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने। एक्सक्यूज मी शशि मैडम, योर फेस इज नॉट विजिबल, थोड़ा सा कैमरा नीचे करो, फेस आपका दिख नहीं रहा है, पूरा फेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा, हाँ अभी भी नहीं दिख रहा मैम, थोड़ा सा फेस नहीं दिख रहा है ऊपर करना बोलो। यस मैम, आधा दिख रहा था मैम, आधा दिख रहा था। यस मैम, आप कैमरा ऑन करो। हाँ ठीक है मैम, एग्जैक्टली राइट।
जी जी। So thank you so much, ma'am, for calling me. I am Shashi Sahu, Assistant Professor from Biotechnology Department, and I welcome you all on behalf of Sai College. तो पीयूष सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, सभी स्पीकर्स का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। पीयूष सर ने एक बात कही कि ऑक्सीजन की जो महत्वता है वो हम लोगों को इस पैंडेमिक में, जो एक ग्लोबल पैंडेमिक अभी चल रहा है कोविड-19 का, उसमें हम लोगों को देखने को मिली कि किस प्रकार से ऑक्सीजन जो है हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है ग्रीन प्लांट्स। और तो इसी के साथ ही मैं कुछ लाइंस के द्वारा अपना ये बात रखना चाहती हूँ कि व्हाई वी नीड टू प्लांट ट्रीज एंड व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम सभी ये प्रण लें कि पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अपना घटने पाए। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अपना घटने पाए। मिलकर हम सब ये कसम खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ये छोटा सा एक प्रण, एक काइंड ऑफ ओथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी न किसी रूप से प्लांटिंग कीजिए अपने घर के सराउंडिंग्स में, और कोशिश कीजिए सिर्फ प्लांटिंग करके हमें उसे छोड़ना नहीं है, हमें उसकी देखभाल भी करनी है, क्योंकि जितना प्लांटेशन हम करेंगे हम मदर अर्थ को उतना सिक्योर कर पाएंगे, उतना ही ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं आज के टाइम में कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम लोगों को कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम मदर अर्थ को सेव करेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होगी। तो इसी के साथ ही थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, ममता मैम। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। थैंक यू शशि। आपने दो पंक्तियों के माध्यम से बताया किस प्रकार हमें अपनी धरा को धरोहर समझ के बचाना है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने भी प्रकृति को लेकर बहुत चिंता जताई थी, और उनका एक कोटेशन मैं आपके सामने बोलना चाहूंगी कि द अर्थ, द एयर, द लैंड एंड द वाटर आर नॉट एन इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर फोरफादर but on loan from our children. So we have to hand over to them at least as it was handed over to us. ये चिंता जताते हुए महात्मा गांधी जी ने बताया कि there is a sufficiency in the nature for man's need, but not for man's greed. हमारी आवश्यकताओं के लिए यह प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, पर हमारे लालच को कम करने के लिए प्रकृति कुछ भी नहीं है। तो हमें उन्हें बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। इसके लिए आज हमें ओथ लेनी चाहिए सभी को कि हम अपनी प्रकृति के प्रति, आज हमारे जो स्पीकर थे, हमारे गेस्ट थे, जो हमें बताए हैं, उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विमल कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें। डॉक्टर विमल। थैंक यू मैम। मैं बताना चाहूंगा कि अर्थ डे पर महाविद्यालय परिवार के द्वारा एक प्रयास था कि इस लॉकडाउन के समय में छात्रों को पर्यावरण के प्रति उनके जिम्मेदारियों को बताना एवं उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, इसी उद्देश्य से यह वेबिनार आयोजित की गई थी। धन्यवाद ज्ञापन में ये वेबिनार हेतु जिन्होंने भी कार्य किया, इनको सफल बनाने में परिश्रम किया, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, साधुवाद की कड़ी में किसी भी विद्वान का और जितने भी गेस्ट होते हैं उनका साधुवाद करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं हमारे गेस्टों का तहे दिल से धन्यवाद करूं। सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा मैम का, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय हमें प्रदान किए। तत्पश्चात धन्यवाद करता हूं आदरणीय डॉक्टर अनीता सावंत, रीजनल ऑफिसर सीजी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड छत्तीसगढ़। साथ ही डॉक्टर पीयूष कांत पांडे, ग्रुप डायरेक्टर एलसीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं इन सभी शिक्षाविद का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। साथ ही
डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव डीएसडब्ल्यू हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है। इसके लिए हम आभारी हैं सर का, और हम यह आशा करते हैं कि आपका सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर डीबी तिवारी जी का भी मैं साधुवाद करता हूं। महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री एच.एस. सचदेव जी एवं प्रबंधन का, जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य को करने हेतु प्रोत्साहित व सहयोग किया जाता है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे महाविद्यालय के डिप्टी डायरेक्टर व एचओडी कंप्यूटर साइंस डॉक्टर ममता सिंह का, जिनके द्वारा महाविद्यालय एवं छात्रों के विकास हेतु निरंतर विविध कार्यक्रम कराने हेतु हमें प्रोत्साहित किया जाता है। आज उनकी कल्पना ही है कि हम इस वेबिनार को आयोजित करा सके। तत्पश्चात ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमती सोनल खंडेलवाल, टेक्निकल हेड श्री सुशील दुबे, धीरेन्द्र पराते, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी श्रीमती शशि साहू, डॉक्टर प्रतिभा गुमास्ता, डॉक्टर अंजू कुमारी एवं सभी प्राध्यापक व छात्र छात्राओं का, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस वेबिनार को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस वेबिनार में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे। आप सभी का साईं परिवार की ओर से मैं साधुवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस वेबिनार में शामिल हुए, हमारे इस वेबिनार को सफल बनाया। पुनः मैं हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी को धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने बात को वाड़ी देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू विमल सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था इस वेबिनार के कार्यक्रम के लिए, उस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आ गया है फीडबैक फॉर्म भरने के लिए। आप सभी को उस फीडबैक फॉर्म को भरना है और जैसे ही आप फीडबैक फॉर्म भरते हैं आपके ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो एंट्रीज करेंगे वो कृपया सही करें। स्पेशली ईमेल एड्रेस जो होगा उसमें आप ध्यान रखें कि जो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, आपके नाम की स्पेलिंग, क्योंकि आप जैसा भरेंगे वैसा ही सर्टिफिकेट आएगा। अगर आपने नाम की स्पेलिंग में कोई गलती करी है तो वो नाम आपका वैसे ही जाएगा। आपने मेल आईडी अगर गलत दिया है तो शायद आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो जनरेटेड सर्टिफिकेट है, तो बाद में हम इसमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि फीडबैक फॉर्म जरूर भरें और उसको बहुत ही सावधानी के साथ भरें। तो आज का यह कार्यक्रम सफल रहा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैनेजमेंट, साई कॉलेज मैनेजमेंट, हमारे स्पीकर और मुख्य अतिथि वाइस चांसलर मैडम को हम साई परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप सभी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, खुश रहे, इन्हीं आशाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैडम, थैंक यू मैम। ममता मैम। हाँ जी, सोनल मैडम बोलिए। मैम वो फोटो के लिए बोलना था। हाँ जी बोलिए। जी, फोटो लेने के लिए सभी को सबका ओके। कुछ लोग वीडियोस ऑन कर ले जो अभी कनेक्टेड हैं, सारे टीचर्स भी हैं, वीडियो ऑन कर लें। तो हमारी टेक्निकल टीम जो है वो कुछ फोटोग्राफ्स लेना चाह रही है। सारे स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि वो अपना कैमरा ऑन कर ले। धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम।